बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन काज़िम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं बात करना चाहूँगी अपसेट होने के बारे में या परेशान होने के बारे में। मैं पिछले दिनों एक वीडियो देख रही थी, एक रील देख रही थी। उसके अंदर एक खातून, एक आंटी हैं, बड़ी स्वीट सी, वो ये कह रही थी कि अपसेट का वर्ड अगर हम देखें, अप यानी कि ऊपर जाना और सेट का मतलब है सेटिंग हो जाना या कोई चीज़ ठीक हो जाना। लेकिन जब आप उसको जोड़ते हैं तो वो बन जाता है अपसेट, यानी कि अपसेट हो जाना, नाराज़ हो जाना, परेशान हो जाना। तो इंसान अपसेट, नाराज़ या परेशान या एनी ऑफ दीज थिंग्स क्यों होता है? सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, और ये अंडरस्टैंड करना कि जब भी इंसान अपसेट हो तो आपको इमीडिएटली अपने दिमाग को एक पैगाम देना चाहिए कि मैं अपसेट हूँ। अपसेट का मतलब है कि अपने आप को अप करना है, कि यानी कि फिर उठाना है और अपने आप को सेट करना है। अगर आप अपसेट हैं तो फिर अपने आप को एक्चुअली अप करें और सेट करें। तो आज बेसिकली आपसे मैंने ये बात करनी थी। देखिए, हम सब अपसेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स एक बहुत नॉर्मल हिस्सा है लाइफ का। कभी कभी बच्चे घर आते हैं स्कूल से अपने ही मूड में बदतमीज़ियाँ कर रहे होते हैं, हाइपर हुए हुए होते हैं, हमें चिढ़ चढ़ रही होती है, गुस्सा चढ़ रहा होता है, इंसान अपसेट हो रहा होता है। इसी तरह बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान काम पे जाता है, वहाँ पे बड़े ऊपर नीचे के मसाइल हो रहे होते हैं और अप होने के बजाय बंदा डाउन ही हो रहा होता है, बंदा अपसेट हो जाता है। देखिए, इंसान का दिमाग बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। ये आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। यह आपके जिस्म को पैगाम देता है कि आपने सांस लेना है, आपके लंग्स को, आपके हाथों को पैगाम देता है कि अगर मैंने ये ग्लास पकड़ना है तो मेरा दिमाग मेरे हाथ को ये पैगाम दे रहा है कि इस हाथ से मैंने इस ग्लास को उठा के ऐसे करके इससे घूंट लेना है, राइट। जो जब हमारा दिमाग हमारे जिस्म के हर फंक्शन को चलाता है तो फिर हमारे दिमाग हमारे इमोशंस, यानी कि जो हमारे फीलिंग्स, हमारी तासुरात होते हैं, उसको कंट्रोल कर सकता है, राइट। तो अगर हमारा माइंड हमारी बॉडी को और हमारे हर चीज़ को कंट्रोल कर सकता है तो हम फिर अपने दिमाग को ये पैगाम क्यों नहीं दे सकते कि भाई अपसेट नहीं होना। अपसेट के वर्ड को सेपरेट करो, अप हो और अपने आप को सेट करो। अब कैसे करना है, कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। पेपरों में अच्छे मार्क्स नहीं आए, आप अपसेट हो गए। अब उठाएं अपने आप को वापस और जाके एनालाइज करें, क्यों नहीं अच्छे नंबर आए। कोई तो रीज़न होगा ना। पढ़ाई की, मुकम्मल पढ़ाई की, क्या सिर्फ एग्ज़ाम से पहले पढ़ाई की, क्या जब पढ़ाई की तो तवज्जो से पढ़ाई की, एक एक चीज़ को गौर से पढ़ा, क्या कोई ऐसे चैप्टर्स हैं जो स्किप कर दिए ये सोच के तो ये तो आने ही नहीं है या इसमें से कम सवाल आएंगे। और अगर हर चीज़ परफेक्ट थी तो फिर उसको सेट करने के लिए बेशक रिक्वेस्ट करें कि जी मैंने अपना पेपर रिव्यू करना है, और उस पेपर को रिव्यू करके अपनी फॉल्ट्स को ढूंढें। देखिए, गलती एक दफ़ा हो, अगर आपकी हमेशा नंबर अच्छे आते हैं पेपरों में और एक दफ़ा कहीं बुरे नंबर आ जाएं और वो एक ऑफ चांस वाली चीज़ हो तो फिर तो बंदा डेफिनेटली उसको चेक भी करता है, एनालाइज करता है। लेकिन जब आपने पेपर दिया, एक दो अच्छे नंबर आ गए, एक दो बुरे आ गए और हर बार आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि क्यों हो रहा है, तो फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। या आपके पढ़ने के अंदाज में प्रॉब्लम है, या जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे प्रॉब्लम है। समथिंग इज़ रॉन्ग। अपसेट होने से बेहतर है कि इंसान मसले का हल ढूंढे। सोचने की बात है व्यूअर्स, रोना बुरी चीज़ नहीं है, ज़रूर इंसान को रोना चाहिए। हम तो हमेशा यही कहते हैं शो पे कि अक्सर हम लोग बचपन में भी ये सुनते थे कि भाई लड़के रोते नहीं हैं। तो लड़का हो, लड़की हो, ट्रांसजेंडर हो, कोई भी हो, अगर रोना आता है, आप अपसेट हैं, आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ज़रूर करें, लेकिन किस हद तक। कुछ लोग होते हैं जो अपसेट होते हैं तो दिनों तक, हफ्तों तक उनका मूड ऑफ होता है, मसले का कोई हल नहीं ढूंढते, बस पिटते रहते हैं या पास्ट में फंसे रहते हैं कि जी कल मेरे साथ ये चीज़ हुई और बस अब वो चीज़ हो गई है और मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। या फिर जो हो गया है, आप रोए धोए अपसेट हुए, जो आपने निकालना है मलबा अंदर से निकाले, क्योंकि जाहिर है ये इमोशंस भी हमारी तरह जहर की तरह हमारे अंदर बैठे हुए होते हैं। निकालना ज़रूरी है। निकाला, सिस्टम क्लियर हुआ, चलो आप बात करते हैं भी मसला क्यों हुआ और फिर उस मसले को हल करें।
एक्चुअली चीज़ एक्चुअली ही इतनी सिंपल है, इससे ज़्यादा नहीं आपने कुछ करना। मसले को एनालाइज करना है, उसको उसका हल ढूंढना है। अगर उसका कोई हल नहीं है तो फिर उसके अलावा कोई ऑल्टरनेट सोचना है, या उसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करके अच्छे आसान अंदाज में आपने आगे निकलना है। बीमारी को ले लें, कितनी दफ़ा होता है कि खुदा न खास्ता किसी के इंसान का कैंसर डायग्नोज हो जाता है और लोगों के हाथ पांव फूल जाते हैं। और मैंने ऐसी भी फैमिलीज देखी हैं जहाँ पे हफ्तों तक इलाज के बारे में नहीं सोचा जा रहा, यही चीज़ जो है उसके ऊपर रोने पिटने डले में कि हाय 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 कैंसर होगा, अब क्या होगा, क्या होगा, इसकी तशखीस करनी है, ये पता करना है कि उस मसले का क्या हल है। और व्यूअर्स, अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे तो बस इस्तग़फ़ार, अगर डायग्नोसिस में ये आ गया कि बस अब कुछ दिनों की ही बात है, तो अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं कि अगर कुछ दिन रह गए हैं तो उन कुछ दिनों को अच्छे अंदाज में गुजारना है, या उन कुछ दिनों में भी रोते हुए पिटते हुए और हाइपर होते हुए गुजार देना है कि हाय हम लुट गए, बर्बाद हो गए, अगला दुनिया से चला जाएगा। सो व्यूअर्स, पिट भी सकते हैं, रो भी सकते हैं, अपनी किस्मत के हाल के ऊपर तबसरे भी कर सकते हैं, या मसला हो गया, एक्सेप्ट कर लिया, अब लेट्स एनालिसिस किया, उसी चीज़ को एक मुख्तलिफ अंदाज से करने की कोशिश की। क्योंकि देखें, डेफिनेशन ऑफ मैडनेस, पागलपन की डेफिनेशन तो यही है कि वही चीज़ उसी अंदाज में बार बार करते रहें और मुख्तलिफ रिज़ल्ट का इंतज़ार करें। हो नहीं सकता ना कि वही चीज़ उसी अंदाज में बार बार आप करें और रिज़ल्ट डिफरेंट निकले, रिज़ल्ट वही निकलेगा। सो अगर आपको रिज़ल्ट मुख्तलिफ चाहिए, आपको अपने रद्द अमल, अपने बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा, और उसके लिए अपसेट नहीं होना, अप होना है, अपने आप को सेट करना है और मूव ऑन करना है। तो आज का पैगाम तो हमारा आपके लिए यही है कि अपसेट होने के बजाय उठें और अपने आप को सेट करें। किचन की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। आइए शेफ़ कनीज़ फ़ातिमा की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो क्या बना रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपसेट होने के बारे में बात कर रहे थे। आई एम श्योर आप भी ज़िंदगी में अपसेट होते हो, नॉर्मल बात है, कौन सा इंसान नहीं होता। अपसेट होती हो तो क्या करती हो, सही बताना है। चुप करके अकेले कमरे में बैठ जाती हूँ, कितनी देर? जब तक मेरा मूड ठीक ना हो, क्योंकि अगर मुझे कोई बुला भी रहा हो ना तो मुझे लाइक इरिटेशन हो रही होती है और बिला वजह लड़ाई हो जाती है। हाँ। अब देखो ना, ये भी एक सेंसिबल बात है कि अगर आपको पता है कि जब मैं अपसेट होती हूँ और मुझे गुस्सा चढ़ता है, मैं लोगों से दूर रहना पसंद करती हूँ, थोड़ी किनारा कशी पसंद करती हूँ, ना कि, और ये बड़ी दफ़ा होता है और हमें कितनी दफ़ा समझाया हुआ, अगर गुस्सा चढ़े, खड़े हुए हो तो बैठ जाओ, बैठे हुए हो तो लेट जाओ, लेटे हुए हो और आपको लग रहा है कि मसला ख़राब होगा, उठ के वहाँ से चले जाओ। मसला बिगाड़ना नहीं है, उसको बेहतर करना है। आप अपसेट हो कॉलेज की किसी चीज़ की वजह से, आप घर आते हो, आपका मूड ऑफ है, आप अपने ख़राब मूड को अम्मी पे निकालो, ये कोई जायज़ बात है? वही माँ जिसको आपने उफ तक नहीं करनी, गुस्सा आपका कॉलेज का है, बनता नहीं है। सो अगर आप अपसेट है, आप घर आए, आप कहें अम्मी सॉरी वो काम पे ना आज थोड़ी सी ऊंच नीच हो गई थी, या कॉलेज में कुछ ऐसा हो गया था, थोड़ा सा मैं अपसेट हूँ, मैं ज़रा थोड़ी देर जाके लेट रही हूँ, मैं ना रिलैक्स होकर फिर आपसे आके बात करती हूँ। इतनी देर के लिए बंदा अपने आप को ईजी करके जाए और फिर किनारा कशी कर ले, उसके बाद आप आएँ वापस और अपनी सिचुएशन के साथ डील करें। हम क्या करते हैं कि हम अपसेट होते हैं तो हम अपने इर्द गिर्द के पूरे माहौल को अपसेट कर देते हैं। ऐसे ही है। अगर अम्मी का मूड ऑफ है किसी चीज़ के ऊपर, तो अम्मी को या तो साइड पे अपने आप को कर लेना चाहिए, या अपने मामलात को चुप करके डील करे और बाद में देखिए, बच्चों पे शौहर का गुस्सा निकालना, शौहर पे सास का गुस्सा निकालना, सास के साथ गुस्ताखी करना क्योंकि आपकी अपने अम्मा अब्बा से नहीं बन रही, ये बातें बनती नहीं हैं। जो चीज़ है वो उस बंदे के साथ डील करें, और तब भी अपसेट होकर ना डील करें अपने आप को क्योंकि जो फैसला और जो बात हम गुस्से में करते हैं ना, आपको भी पता है बेटा, मुझे भी पता है, वो हमेशा उसका कोई उल्टा ही रिजल्ट आता है। ऐसे ही है। सो बेटर टू बी सेंसिबल। बिल्कुल। किचन में क्या बन रहा है? किचन में आज बन रहे हैं चिकन पोटैटो चीज़ बॉल्स। हाय हाय हाय, हर किसी के फेवरेट। अच्छा, सिर्फ पोटैटो चीज़ बॉल्स ही, चिकन पोटैटो चीज़ बॉल्स। बिल्कुल। सो न्यूट्रिशियस बिल्कुल। रेसिपी। इंग्रेडिएंट्स की तरह चलते हैं जो हमें चाहिए। आलू उबले हुए 1 किलो, हरा धनिया आधा कप, हरी मिर्च 1 खाने का चम्मच, चेडर चीज़ 1 कप, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच, धरा मिर्च 1 खाने का चम्मच, शिमला मिर्च 1 कप, मुर्गा गोश्त 250 ग्राम असेंबलिंग के लिए, पोटैटो मिक्सचर हस्बे ज़रूरत, मोज़रेला चीज़, ब्रेड क्रम्स, अंडे एंड ऑयल फ्राई के लिए।
सो इसका मेथड ये है कि आपने पोटैटो एंड चिकन को बॉईल कर लेना है और जब पोटैटो बॉईल हो जाएंगे आपने उसको पील ऑफ कर लेना है। पील ऑफ करने के बाद जो चिकन होगा उसको आपने श्रेड कर लेना है। श्रेड करने के बाद जो पोटैटोज़ होंगे उनको आपने मैश कर देना है। मैश करके उसमें जो श्रेडेड चिकन होगा वो ऐड करना है। वो ऐड करने के बाद जितने आपको स्पाइसेस वगैरह बताए गए हैं इसमें वो ऐड करना है। और जो कैप्सिकम है, कैप्सिकम बिल्कुल आपने फ़ाइन चॉप करके ऐड करनी है एक फ्लेवर के लिए, उससे फ्लेवर काफ़ी एनहांस होगा। एट दी एंड आपने ये करना है कि अंडे बीट करने हैं। अंडे बीट करके उसमें आपने मैदा डालना है। मैदा डालना है। दूसरी तरफ आपने ऑरिगानो लेना है। ऑरिगानो ऐड करके आपने ब्रेड क्रम्स में डालना है। ब्रेड क्रम्स में आप ऑरिगानो डालेंगे, पार्सले डालेंगे, ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट। आपके दो मिक्सचर्स होंगे, एक ब्रेड क्रम्स वाला, दूसरी तरफ अंडे वाला। जो चीज़ बॉल्स होंगे वो आपने पोटैटो मिक्सचर जो आपका रेडी हो गया होगा वो आपने एक नॉर्मल साइज़ का उठाना है और उसमें जो मोज़रेला चीज़ है उसके आपने छोटे छोटे क्यूब्स कर लेने हैं। क्यूब्स करने के बाद आपने वो जो चीज़ क्यूब होगा वो आपने पोटैटोज़ के बिल्कुल मिड में रखना है। पोटैटो एंड चिकन वाले जो मिक्सचर है उसके ऊपर रखना है, उसको बंद करना है, बंद कर देना, उसको बॉल बना देना। उसको बॉल बना के आपने वो जो अंडा और मैदे वाला जो मिक्सचर है पहले उसमें डिप करना है। डिप करने के बाद देन आपने ब्रेड क्रम्स वाले मिक्सचर में डिप करना है। ये आपने प्रोसीजर 2 दफ़ा रिपीट करना है। जो आपकी कोटिंग है वो बिल्कुल अच्छे से स्टिक हो जाएगी। स्टिक होने के बाद आपने उसे फ्राई कर देना है और इसका हम क्या कहते हैं सर्व करेंगे फ्राइज़ के साथ। और आपका जो दिल करे इसके साथ सौते वेजिटेबल्स या वट एवर यू वांट, इसके साथ आप डिप्स वगैरह, इट्स अप टू यू। थैंक यू सो मच। एज़ यू नो व्यूअर्स, आजकल बच्चों के स्कूल सारा कुछ इतने मामलात चल रहे होते हैं कि कोई ना कोई डिफरेंट आउट ऑफ द बॉक्स स्नैक की चीज़ जो है वो बड़ी ज़रूरी होती है। तो अगर हम स्नैक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये लंच बॉक्स के लिए बड़ा अच्छा स्नैक है, इवन टी टाइम के लिए बड़ा अच्छा स्नैक है और आप मेन कोर्स के तौर पे भी इसको सर्व कर सकते हैं। जिस तरह आपने थोड़ी चिकन स्ट्रिप्स भी साथ दे दी तो बड़ी अच्छी सी एक मज़े की बच्चों के लिए वेस्टर्न प्लेटर भी तैयार हो जाता है। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे जहाँ पे खाने की और ख़ुराक की बात हो रही है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी जड़ी बूटियों में या हर्ब्स में आती हैं जो बहुत ही यूज़फुल होती हैं। अगर हम बात करें हल्दी की तो वो खाने में यूज़ भी होती है, लगाने में भी यूज़ होती है, हज़ार चीज़ों में यूज़ होती है। एंड देन नीम भी एक बड़ी ही फ़ायदेमंद और ब्रिलियंट चीज़ है। नीम और हल्दी पे अब हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमें ज्वाइन किया है हमारी बहुत ही प्यारी नैयर आपा ने, नैयर ज़िक्रिया साहिबा, जो हर्बलिस्ट हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं एंड स्किन केयर स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम जुगन, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आपा जान, आज हम बात करेंगे आपकी फेवरेट 2 चीज़ों की। हाँ जी बिल्कुल। हर चीज़ में आप डालती हैं। हाँ जी। एक ते हल्दी ते दूजी नीम। नीम हाँ जी बिल्कुल ऐसे एक ही कहानी है। चले एक पहले इनके बेनिफिट्स की बात करते हैं, हाँ जी। फिर चीज़ें भी बनाएंगे। हाँ जी बिल्कुल। हल्दी, हाँ जी, क्योंकि जुगन ये जो हमारे मौसम जो जा रहा होता है, गर्मी, फिर आ जाती है बरसात, फिर मानसून जिसमें हर्ब्स बहुत ज़्यादा स्वेटिंग, एक्नी और इस तरह के इश्यूज़ आ रहे होते हैं। इसके बाद जब ये सारे मौसम ख़त्म होते हैं, सर्दी स्टार्ट होने से पहले जो हेल्थ से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम है और जो स्किन के आपके इश्यूज़ हैं वो आपको समझ नहीं लग रही होती कि हम इन्हें किस तरह से मैनेज करें। बिल्कुल। क्योंकि गर्मियों में टैनिंग हो जाती है, गर्मियों में ओपन पोर्स हो जाते हैं, गर्मियों में एक्नी हो जाती है बहुत ज़्यादा। और जैसे ही सर्दी स्टार्ट होती है स्किन भी नॉर्मल हो जाती है, टैनिंग रह जाती है, ओपन पोर्स रह जाते हैं, एक्नी ड्राई हो गई, एक्नी के दाग, धब्बे, ब्लैक हेयर्स, वाइट हेयर्स और पिगमेंटेशन, जिसको फिर जो है वो हल्के हल्के से स्पॉट्स होते हैं, बढ़ते बढ़ते वो छाइयाँ, मुलाजमा की जो है वो कंडीशन इख्तियार कर लेते हैं। तो वो समझ नहीं लग रही होती क्या करें। वहाँ पे फिर क्या होता है कि जो है वो फार्मूला बेस क्रीम में और इस तरह की चीज़ें लगा के स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज कर लेते हैं। तो इस वजह से ये 2 मेन इंग्रेडिएंट हैं कि जिन्हें कभी भी आप घर में से ख़त्म ना होने दें। आपके फ्रैकल्स के इशू हैं, आपके एक्नी के हैं, हेल्थ से रिलेटेड पूरे जिस्म पे मैंने देखा है धब्बड़ पड़े हुए हैं, दाने पूरे जिस्म के ऊपर बच्चियाँ आती हैं, एक्नी, पस वाले दाने, इतने पेनफुल वो कंडीशन होती है। तो वो परेशान होती है कि क्या करें, फेस के ऊपर चले कुछ ना कुछ लगा लिया, फुल बॉडी के लिए क्या करें। तो फुल बॉडी के लिए जब तक इंटरनली आप डिटॉक्स नहीं करेंगे, अपने ब्लड को, अपने सारे सिस्टम को प्योरीफाई नहीं करेंगे, तब तक आपके जो ये वाले इश्यूज़ हैं आप जितनी मर्ज़ी फेस पे कुछ ना कुछ लगाते रहें, कभी भी हल नहीं होंगे। तो ये 2 इंग्रेडिएंट, मेन इंग्रेडिएंट वो हैं
कि आप सिर्फ इन 2 चीज़ों को फोकस कर लें। आपकी छाइयों के कोई भी इशू हैं, आपके जॉइंट्स पेन है, आपके किसी भी तरह के, उसके बाद जो है वो जिनकी ऑयली स्किन है, ओपन पोर्स हैं, सर्दियों के मौसम में भी उनकी स्किन के ऊपर एक्ने आ रही होती है, ऑयली स्किन होती है, तो जो नीम है इसको ड्राई करके इसका पाउडर हर वक्त रखें। तो ये फिर मैं बताऊंगी आपको कि किस किस तरह से इसको कंज्यूम कैसे करना है और आपने इसको जो है वो एक्सटर्नली अप्लाई किस तरह से करना है। नीम कैसे खा सकते हैं? जी हाँ जी, आज जो मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये होश संभालते ही हमने अपने बचपन में जो है ना ये 2 महीने मस्ट खाई हैं। नीम 2 माह तो मस्ट होते थे, जो ये मानसून का इसमें और सर्दियों से पहले ये हमें 2 महीने मस्त जो है वो अब वालिद ने बना के रखी होती थी, दादी ने, वालिद ने, और ये हमें खानी होती थी। और ये इतना इजी है कंज्यूम करना जुगन कि आपकी सोच है। क्योंकि तो आज मैं वो आपको पता ना, रेसिपी, आइए चले हम अपने कॉर्नर की हाँ तरफ जी। चलते हैं। तो आपको पता है कि सबसे बड़ा इशू, लाइक डॉक्टर फैसल से मेरी किस बात पे हमेशा झगड़ा होता है हाँ जी। कि फैसल भाई आप इतनी कौड़ी चीजें बनानी सिखा देते हैं हाँ कि जी। अगला फिर उनको खाए कैसे। हाँ जी, ये कड़वी भी नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। जब किचन का सेगमेंट आएगा तो मैं आपको ये टैबलेट्स बनानी बताऊंगी। उससे पहले जो है मैं आपको जो है टर्मरिक, हल्दी का एक्सट्रैक्ट आपने किस तरह से बनाना है, हल्दी का या नीम की जो सीड्स हैं उसका, या किसी भी जो है वो ऑर्गेनिक किसी भी प्रोडक्ट का, आप किसी फ्लावर्स हैं उसका एक्सट्रैक्ट जो है वो बनाना चाह रही हैं अपने फेस पे यूज़ करने के लिए, अपनी स्किन केयर में यूज़ करने के लिए, इतना इजी है कि आपकी सोच है, पता नहीं लगता है कि पता नहीं ये एक्सट्रैक्ट जो है वो कैसे किन मशीनों से और किन फार्मूलों के तहत जो है वो निकला हुआ आपा है। जो ऑनलाइन इंसान को जिस तरह की इंप्रेशन डाली जाती है कि तो बड़े मुश्किल काम है, तो बहुत, अगला हाँ बेचारा जी। वैसे ही कहता है चलो जी बोतल ही खरीद लेते हैं हाँ बनी बनाई। जी, बनी बनाई, ठीक बट है। हर बंदे ने अपना मंजन बेचना है। बिल्कुल इसी तरह ये देखिए, मैंने इसके अंदर जो है वो ग्लिसरीन ली है, जितनी ग्लिसरीन है उतना मैंने इसमें डिस्टिल्ड वाटर डाला है। डिस्टिल्ड वाटर। हाँ जी, डिस्टिल्ड वाटर इसके लिए आपने लेना है और ग्लिसरीन, ठीक है। मैंने अगर इसमें नीम का एक्सट्रैक्ट जो है वो रेडी करना है, मैं नीम के पत्ते इसके अंदर और नीम के जो सीड्स हैं पीस के वो डाल दूंगी। मैं इस टाइम हल्दी का जो है वो एक्सट्रैक्ट बना रही हूँ। ये आपकी किसी भी तरह के स्किन के इश्यूज़ के लिए जो है वो बेहतरीन है। अब जिस तरह से ये हमारी तकरीबन 100 ml जो है ये बन गया है हमारा पूरा सॉल्यूशन, इसके अंदर हम तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब हम इसके अंदर जो है हल्दी ऐड कर देंगे। लेकिन एक बात है व्यूअर्स, हल्दी आपने वो ऐड करनी है जो organic है। जो ऑर्गेनिक है। लाया हाँ जी, बिल्कुल। आपको पता है मैं आपकी असिस्टेंट हूँ, आप हमें टेंशन देती हैं। 1 और डाल दें। ये देखें, ये मैंने ड्राई करके हल्दी जुगन रखी हुई है। मुझे तो आपने हमेशा, और अच्छा अब इसका क्या करना है? हाँ जी, इसको थोड़ा सा शेक कर दें। कर लूं शेक? हाँ जी, इसको 10-15 दिन के लिए पड़ा रहने दें या डबल बॉयलर में रख दें। यानी कि चूल्हे के ऊपर आपने जो है वो देचकी रखी है गर्म पानी की, उसके ऊपर दूसरा बर्तन रख के उसके अंदर आप जो है वो इसको रख दें, अगर आप चाह रहे हैं कि उसी टाइम जो है वो रेडी हो जाए। तो अदरवाइज़ 10 से 15 दिन के लिए जो है ये पड़ा रहेगा। ये आपका टर्मरिक एक्सट्रैक्ट धूप में नहीं, ज़रूरत ही नहीं है, किचन में आपको पता है इतनी हीट होती है तो उसके लिए बहुत है। ये आपका जो है वो हल्दी का एक्सट्रैक्ट जो है वो रेडी हो जाएगा। इसको आप सीरम्स में, अपने जो भी हर्बल आपने कोई भी प्रोडक्ट बनानी है, कोई भी आपने उपटन बनाना है, ये सब में जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखिए जो ये घर की हल्दी है, इसको आप स्मेल करें तो लेनी ऑर्गेनिक। मेरे घर में तो हमेशा आपकी ही दी हुई हल्दी हाँ चली, जी। आपको पता है। हाँ असल जी। में होता ही है कि व्यूअर्स, हल्दी लेना, उसको जी, ड्राई करना, जी, उसको जी, पीसना, जी। कहानी। हाँ जी, ये अब ड्राई हल्दी है। हाँ जी, ये मुश्किल नहीं है। ये देखें जुगन, ये आ जाती है अब आने वाले मौसम में और 2 माह तक ये हल्दी मार्केट में अवेलेबल होगी। अच्छा बट ये ड्राई है। हाँ जी, ये बिल्कुल खुशक है, ये मेरी पिछले साल की है। तो मैं 50 किलो के करीब जो है वो लेके इसको अच्छी तरह धो के बॉईल करके, ये देखें मैंने पूरी की पूरी हल्दी, कोई छीलने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से आपने जो है वो इसको ड्राई करके रख लेना है। ग्राइंड? हाँ जी, इसी तरह करना है? हाँ जी, मेरी तो अपनी अच्छा, इसके छिलके चक्कियाँ ये वो नहीं, जब ये सूख जाती है ना, इसको फिर बड़ी सी चादर के अंदर डाल के तो इसको थोड़ा सा जो है ना वो मसल लेते हैं, कुश्ती करते हैं। हाँ जी, तो उसके ऊपर से उतर जाता वो है सारे जो छिलके उतर जाते हैं। बाकी आप इसको इसी तरह से, लेकिन ये चक्की से पिसवाना पड़ता है। मैंने तो खैर अपनी लगाई हुई है, तो ये आपने अपने ग्राइंडर में नहीं करना, ब्लेड टूट जाएगा। ठीक है। हाँ जी, अब मैं एक जो है वो जुगन बताऊंगी, चूरन या जिसको सफूफ कह लें, ड्राई कर लेते हैं ड्राई, इसको। मैं इसको हाँ ड्राई कर जी। लेती हूँ। हाँ जी,
यहाँ हम इसको अपना ये वो सफ़ूफ है जुगन, ये देखें ये मैंने बना के रखा हुआ है और ये मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ। सफ़ूफ इसके अंदर कैसे हाँ यूज़ करना है? लेकिन सफ़ूफ कह लें, चूरन कह लें इसको, ये जिन बच्चियों के इट हैज़ टू बी बच्चों के कम्प्लीटली ड्राई जिस बर्तन में बनाए, वरना वो उसमें ज़रा सी भी नमी आ गई ना, हाँ जी आपका बिल्कुल काम खराब हो काम जाएगा। खराब हो जाएगा। फिर वो लास्ट ही नहीं करेगी, वो 2 दिन बाद ही वो हाँ खराब जी, हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। ये देखिए जुगन, इसके लिए जो है ना 1 टीस्पून लेंगे हम अजवाइन। ठीक है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई है फिर वो जो है ना ये वाला चूरन नहीं लेंगे, उनके लिए फिर मैं डिफरेंटली जो है वो चीज़ें बताऊंगी। थोड़े से टुकड़े जो है वो इसमें आप दालचीनी ले लें, कोशिश करें जो स्प्रिंग वाली मिलती है वो आप लें, ठीक है। और 1 टीस्पून ही इसके अंदर आप लेंगे लौंग। लौंग आपको पता है कि आपकी किसी भी दांत के तरह दर्दों के की लिए तो बहुत ही बॉडी की पेन, जॉइंट्स पेन, किसी भी मस्कुलर पेन के लिए बेहतरीन है। ये क्या है और मूसा? ये खुश्क अदरक, ये भी मैंने घर में इसी तरह ड्राई करके रखा हुआ होता है। तो कितना डालना है? हाँ जी, ये भी तकरीबन जो है वो 1 टेबल स्पून के करीब डाल लें। और मैं इसमें जिन लोगों को डायबिटीज़ का मसला है तो आप इसके अंदर जो है वो जामुन की गुठलियाँ ड्राई ये भी इसके अंदर डाल सकते हैं। अगर शुगर का मसला नहीं है तो आप इसके अंदर जो है वो ज़ीरा डाल लें, ठीक है। 1 टेबल स्पून इसको आपने जो है वो ग्राइंड कर लेना है, ठीक। और इसके अंदर फिर आपने डालना है 1 टेबल स्पून हल्दी का। ये देखें ये जुगन इस तरह से ये पाउडर बन जाएगा, लाइक अ चूरन। चूरन। ये आपने खाना इस तरह से है कि क्योंकि इसको खाना बड़ा मुश्किल होता है जुगन, तो आप क्या करें, जैसे अगर 1 पाव के करीब आपका ये पाउडर बनना है, 1 पाव के करीब आप जो है वो शहद ले लें, इसको आप मिक्स करके रख लें। अच्छा, इसको आप अब ये देखें शहद में आप मिक्स करें तो ये आपकी मजून बन जाएगी जो आप हकीम वगैरह से जो है वो लेते हैं, तो ये एक आपकी मजून की कंडीशन में जो है वो आ जाएगी। तो इसको आप जो है वो 1/2 टीस्पून, जिन लोगों के जॉइंट्स में पेन है, जिन लोगों की शुगर जो है वो अभी प्री डायबिटिक है, अभी इंसुलिन पे या मेडिसिन वगैरह पे नहीं गए हैं, तो उन लोगों के लिए बेहतरीन है। वो बच्चे जो सारा दिन कंप्यूटर पे बैठते हैं, उनके जोड़ों में दर्दें होती हैं, सर में हर वक्त जो है वो दर्द रहता है, और वो बच्चियाँ के जो बैठी रहती हैं जंक फूड्स वगैरह खाती हैं, वेट गेन कर रही हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये बेहतरीन है। ये वेट को ये गेन ऐसे- नहीं होने ये देगा और फैट को डिसॉल्व ऐसे करेगा। ready हाँ है। जी, ये इस तरह से इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी। इसको लेना इस तरह से है कि 1 कप जो है वो नीम गर्म पानी का लें और इस मजून का जो है वो 1/2 टीस्पून उसमें डाल के मिक्स करें और आप इसको पी लें। इसका जायका कोई बुरा नहीं है, हल्का सा कुछ सैला सा जायका है, लेकिन इसके जो बेनिफिट्स हैं वो जो मैंने आपको अनगिनत है। बताए हैं। और ये जिनकी एक्नी जुगन किसी भी तरह से ठीक ना हो रही हो, जिस तरह से हमने अभी बात की कि फुल बॉडी पे जो है वो एक्नी होती है और इतनी पेनफुल होती कभी है, कभी तो पित्त तो इतनी निकल आती जी। है, ये बाय द वे पित्त के लिए भी बड़ा अच्छा है। बहुत बेहतरीन है। तो ये उन सब के लिए जो है वो आप इसको जो है वो बना के रखें। क्योंकि देखिए ना तो- व्यूअर्स, एक होता है एक्सटर्नल इलाज, हाँ लगाने जी, वाला। हाँ जी। लगाने के लिए हमने आपको बताया है, वैसे तो ये कंज्यूम भी कर सकते हैं और आप फिजिकली लगाने के लिए स्किन वगैरह पे आराम से, राइट। ग्लिसरीन भी आप खा सकते हैं और डिस्टिल्ड वाटर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई problem बट नहीं। आइडियली ये आपने अगर लगाना है तो देखिए लगाने से तो ऊपर की चीज ठीक होगी ना, हाँ जी बिल्कुल। खाने से अंदर से ठीक होगा। सो जिसकी स्किन के ऊपर इश्यूज हैं, हाँ उस जी। वक्त तो आपने ऊपर आपा जैसे टी ट्री ऑयल ये वो वगैरह लगा के बिठा दिया बिठा आपने। दिया But बिल्कुल वो ऐसे फिर ही। निकल आएंगे। फिर निकल आएंगे बिल्कुल, जब तक अंदर आप से problem, इंटरनली। हाँ जी। तो अगर कंज्यूम करने की जुगन बात करें तो सबसे जो बेहतरीन है हल्दी को लेने का तरीकाकार गोल्डन मिल्क है। अच्छा, बिकॉज पता है प्रॉब्लम क्या है, हाँ आजकल जी। ना आप बहुत ज्यादा ना वो गोलियां आ गई हैं, हाँ जी, कैप्सूल बिल्कुल, जैसी आ कैप्सूल्स गई आ हैं। गई हैं, वो हाँ कहते जी। हैं आप ये करक्यूमिन पता नहीं क्या ये ले लें। हाँ जी। अब बात ये है मेन कि कंपाउंड है इसका ऑयल सोलेबल लिवर के लिए, लेकिन जब लेकिन आपको आपा एक मुझे मैं वही कहने कंप्लीट लगी थी ना, आपको ये मैं क्यों सस्ती 1500 से 3000 या 8000 की बोतल लूं जिसके अंदर कैप्सूल है, जिसमें हाँ बेसिकली जी ये भरा हुआ है, भरा हुआ है बिल्कुल इसी तरह से। फायदा कुछ समझ नहीं आती ना हाँ मुझे। जी। अगर 1 पाव हल्दी है, आप इसके अंदर 1 टीस्पून काली मिर्च साथ ऐड करके ये वाला पाउडर आप बना के रख लें, क्योंकि काली मिर्च कुरकुमिन जो है वो उसको आपकी बॉडी के अंदर Absorb एब्जॉर्ब करने कराता में है। जो है वो बेस्ट है। तो ये बेहतरीन है कि रात को जो है वो अगर दूध आप सब लोग घर में पीते हैं तो दूध के अंदर डाल के इसको, अगर आप रात में नहीं लिया, भूल गए, सुबह में आप इसका कहवा बनाएं और खाली पेट आप ले लें, उसमें थोड़ा सा हनी ऐड कर लें। इसका बिल्कुल वनीला जैसा यकीन करें जुगन टेस्ट है, कोई इतना ज़्यादा इसका टेस्ट और आप बुरा सोचते नहीं हैं है। कि काली मिर्च की कॉम्बिनेशन के साथ उसका टेस्ट फनी हो जाता है, बल्कि वो बेहतर हो जाता है। बेहतर हो जाता है, बेहतर हो जाता है और बड़ा इजीली आप उसको जो है वो कंज्यूम कर सकती हैं। जी आपा नेक्स्ट। हाँ जी, ये मैं बताना चाहूँगी कि एक जो है वो दरख्त होता है धरेक का और ये एक क्या है? नीम का। ये इसके सीड्स हैं।
ये वाला नहीं खाना, इसके बेनिफिट्स को इतने ख़ास नहीं है। मैं इसकी पहचान आपको बताऊंगी, मैं इसलिए लेके आई हूँ कि असल नीम के जो पत्ते हैं उसकी क्या पहचान है। लोग इसको भी नीम समझ के तो जो है ना वो इसको पीते हैं, तो इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। कड़वा ज़रूर है लेकिन उसके बेनिफिट्स नहीं है जो नीम के हैं। ये देखें, नीम के जो पत्ते हैं वो इस तरह से लंबाई के अंदर है और वो थोड़े से गुलाई के अंदर है, और उनकी एजेस भी उस तरह की नहीं है। इसकी ये बड़ी लंबी शार्प है, सी शार्प। फनी इस तरह करके एजेस हैं। हाँ जी। और ये जो है पत्ता, हाँ जी, ये गुलाई के अंदर है, यहाँ से जो है ये और पत्ता पत्ते भी उनके बड़े हैं। हाँ ज़्यादा। जी। हाँ। तो इसका जो फल है वो इस तरह से ये हर वक्त लगा हुआ होता है, गोल होता है, जबकि जो नीम का होता है साल में सिर्फ बरसात के मौसम में जुगन इसका फल लगता है। ये दरख्त इंतहाई कड़वा है लेकिन इसका फल इंतहाई मीठा है, शहद की तरह से मीठा इसका फल है। इसके ऊपर लगती हैं, उसको नमोलियाँ कहते हैं, वो लंबाई के अंदर होती हैं थोड़ी सी, और जब वो पीली हो जाती हैं, पहले ग्रीन होती हैं फिर पीली होके पक जाती हैं, और उसको आप खाएं आपको ऐसे लगता है कि जैसे आप शहद या गुड़ खा रहे हैं, इतना मीठा उसका जो है वो फ्लेवर है। तो टेस्ट उसका तो जिन लोगों को एक्नी का ये इशू होता है तो महीने में एक दफ़ा बरसात में ये फल लगता है, तो वो डेली बेसिस पे 10-15 दाने अगर उसके खाना शुरू कर दें तो पूरे साल के लिए जो आपका ब्लड है प्योरीफाइन हो जाएगा। आपको कोई भी जो है वो स्किन से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज नहीं होंगे। अच्छा, एक चीज़ मैंने सुनी है आपा कि जैसे कि अगर ख़वातीन के बच्चे होते हैं तो जब हो जाता है बेबी, उसके बाद घर आते हैं तो नहलाते हैं, उसके बाद मतलब ऑब्वियसली भी रात नहाने, तो जितनी देर तक वो चिल्ले का मतलब 40 डेज़ का पीरियड होता है, तो आपको नीम वाले पानी से नहलाते हैं। इसमें क्या सेंस है? नीम वाले पानी से एक तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है कि जो नेगेटिव गर्म पानी जो है वो उसमें आपने पानी का वो बनाया, उसके अंदर आपने नीम के पत्ते डाल दिए, और फिर कोई अगर स्टिचेस वगैरह है वो जी उसकी हीलिंग होती है। दूसरे नंबर पे एक कॉन्सेप्ट है कि जिस घर के अंदर जो है वो नीम का दरख्त लगा होता है वहाँ पे कोई गलत चीज़ें, कोई नेगेटिविटी, कोई इस तरह के असरात नहीं आते हैं। अच्छा। तो इसलिए नीम के जो पत्ते हैं लोग ड्राई करके किचन में, अपनी अलमारियों के अंदर, वहाँ पे कोई भी कीड़े मकोड़े, दीमक, इस तरह की चीज़ वहाँ पे नहीं आती। दरख्त घर में लगा जी जी, अगर जगह है। हाँ, गर्मियों के आपने कपड़े जो है वो तय लगा के रखने हैं, आप उसको सेव करना है अलमारियों में, आप खुश्क नीम के पत्ते उसके अंदर डाल दें। सर्दियों के कपड़े हैं उसमें नीम के पत्ते डाल दें। आपके कैबिनेट्स हैं, आप नीम के पत्ते, हाँ जी, और नेगेटिविटी नहीं आती। और नहाने का यही मकसद है कि आपकी फुल बॉडी जो है वो एक एंटीबैक्टीरियल क्लींस हो जाती है। अच्छा, हाँ जी। अब ब्रेक की तरफ चलें। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आई नो कुछ और चीज़ें भी आपने हमें बनानी सिखानी है, फिर हमने किचन में भी कुछ जो एक जहर जैसा आपने बनाना है उसके बारे में भी बात करेंगे। अजीब सा उसका कुछ रंग है, ये देखें ज़रा व्यूअर्स, ये इतना डरावना हरा सा चीज़ वैसे देख के बंदे की जान निकल जाती है। करेले का जूस सा लग रहा है, ये नीम का जूस, नीम का हो रहा है। या अल्लाह, चलें जी, इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अभी तक कुछ ज्यादा खाने की बात हुई है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे आपने लगाने का नहीं बताया, जबकि हल्दी और नीम दोनों ऐसी चीजें हैं, हाँ जी, जिनके बारे में हमने लगाने के बारे में ज्यादा सुना है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से जुगन स्कैल्प से लेके हेड टू टो ये वाला जो पैक है ये मैं बताऊंगी। सर पे आपके इचिंग है, कोई भी तरह की प्रॉब्लम्स हैं, ऑयली स्कैल्प है, आपकी फुल बॉडी पे इचिंग है, एक्नी है, कोई मसले है, ये वाला पैक आप हेड टू टो यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपने लेना है 1 टेबलस्पून गंदम का आटा। ठीक है, गंदम का आटा ले लें, मैदा ले लें, आप मुल्तानी मिट्टी ले लें, लेकिन ये इजीली अवेलेबल है इसलिए मैंने इसको यूज़ किया। 1/2 टीस्पून उसके अंदर आप हल्दी का डाल लें। ये हल्दी है? हाँ जी, हल्दी डाल लें। हल्दी ये है, हाँ जी, ये चूरन बनाया, चूरन लगाने लगी थी मुंह के ऊपर, फिर मिर्चें ऐसी लगनी थी। नहीं, वो सारी चीज़ें वो भी बेनिफिशियल हैं आपकी स्किन के लिए। आपने ना मुझे किसी दिन कुछ उगा ही देना नया मुंह के ऊपर। हाँ जी। 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून इसमें जो नीम के पत्ते हैं उसका पाउडर, और नीम के पानी के अंदर आपने जो है ना वो इसको ये ले, इससे ले लें। नीम का जो पानी हमने ये नीम और एलोवेरा का पानी बनाया हुआ है, इसके अंदर आप इसको जो है वो मिक्स कर लें। ये आपका बेहतरीन जो है पैक रेडी हो गया है, हेड टू टो। खासकर अब मिकदार आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। इचिंग, रैश, एक्नी किसी भी सूरत में किसी भी क्रीम के साथ ठीक नहीं हो रही। आप चाह रहे हैं कि इस तरह की कोई रेमेडी होकर जो एक्नी को भी ड्राई करे, और एक्नी ड्राई होने के बाद आपकी स्किन के ऊपर स्कार और निशान ना छोड़े। चुगन ये बड़ा मसला होता है, एक्नी ड्राई हो जाती है, बाद में जो है वो क्रीमें यूज़ कर करके दानों के दाग रह जाते हैं और वहाँ से स्किन ड्राई होकर स्कार खड्डे पड़ जाते हैं। इस
पैक को जी। कितनी देर लगाना है, और जैसे कि अब ये पैक है तो ये आपके फेस एंड नेक के लिए बतेरा है, बहुत जितना है, हाँ इन्होंने जी। मेजरमेंट आपको जी। बताई है। अगर जिस्म के किसी भी हिस्से के ऊपर, अब जिस तरह बैक के ऊपर बड़ी खवातीन की जी। एक्नी होती है, यहाँ पे भी हाँ आ जाती जी, है बैक, हाँ जी। उनके लिए ये बड़ी अच्छी चीज़ है। जी बिल्कुल। हफ्ते में एक दफ़ा कर लो। हफ्ते में एक दफ़ा, ट्वाइस अ वीक कर लें। जब नहाना है, नहाने से पहले आप लगा लें। इस पे कौन सा कोई इतनी महंगी चीज़ें, आप बना के इकट्ठा ये पाउडर रख लें और कम से कम आप इसको 1 घंटा लगा के रखें, ताकि 1 घंटे तक अच्छी तरह स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए, ड्राई हो जाए। जब आप इसको ड्राई होने के बाद इसको मसाज करके वॉश करेंगी, ये सारे आपके ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, आपकी स्किन की डीप पोर क्लिनजिंग कर देगा, और फिर आप जो है वो नहा लें। आप हफ्ते में 2 दिन करें, 3 से 4 दफ़ा आप करेंगे, आपके दाने बैक पे मैंने देखा बच्चियों के बहुत ज़्यादा एक्नी होती है और बहुत परेशान होती हैं। आप 2 से 3 दफ़ा लगाएं, आप देखें आपकी एक्नी ड्राई हो जाएगी और बाद में दाग धब्बे कोई नहीं छोड़ेगी। इसका ये यही फ़ायदा तो है। सबसे बड़ी हाँ प्रॉब्लम है, जी। दाग धब्बे बड़े रह हाँ जी। जाते हैं। और मज़े की बात है जुगन, जिनके डैंड्रफ हो जाती है बहुत ज़्यादा गर्मियों में भी, उनके लिए भी यही वाला फेस पैक, इसको थोड़ा सा दही के अंदर मिक्स कर ले, नहाने के बाद धुले हुए सर के अंदर आप ये वाला पैक पूरा मेहंदी की तरह आप रूट्स, लेंथ एंड पे सारे लगा लें। ये लगा रहे घंटा, इसके बाद मसाज करके धो दें। इसके बाद फिर आपने शैम्पू यूज़ नहीं करना। तो ये बेहतरीन है डैंड्रफ को जो है वो ख़त्म करने के लिए। चले, वो एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव। और ये हमने अब किचन में हाँ लेके जी, जाना। किचन में। अच्छा, हम किचन में जा रहे हैं, लेकिन हम क्यों किचन में जा रहे हैं ये भी तो मुझे बता दें। हाँ जी, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हम लोग बनाने जा रहे हैं टैबलेट। चूल्हा जला दूं? हाँ जी बिल्कुल। क्योंकि नीम का जो पानी पीना है वो हर किसी के बस की बात नहीं है। मेरे घर में तो खैर सभी पी लेती हैं, मैं भी, क्योंकि शुरू से जो है अब आप वो हमें भी आदत है आपकी रूह बच्चों पत्थर की हो चुकी है, हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ। हाँ जी, ये मैंने जो है वो नीम के पत्ते अच्छी तरह से धो के, और एलोवेरा का तकरीबन जो है वो मैंने 1/2 कप लिया है, जेल निकाल ली उसकी, और मुट्ठी भर के नीम के पत्ते लिए हैं, उसको थोड़े से पानी के अंदर जो है वो जुगन ग्राइंड कर लिया है। तो इस तरह से हम उसका सारा पत्तों का पल्प भी, ये सारा हम जो है वो फ्राई पैन में डाल देंगे। ये तकरीबन हमारे 1 बाउल के बराबर है। इसको हम अच्छी तरह से पकाएंगे, ठीक है। जब बॉईल आना शुरू हो जाएगा तो फिर जो है वो मैं बताती हूँ कि इसको हमने इसमें क्या डालना है, कि इसकी जो है ना वो हमने टैबलेट्स बनानी है। हाँ, क्योंकि आपको पता है, आप कह रही हैं आप लोग खा लेते हैं। हाँ जी। बट नॉर्मली इट्स टू डिफ़िकल्ट, क्योंकि इतनी कड़वी होती है कि मतलब चले आपा 1 दिन खा लिया, 2 दिन खा लिया। हाँ जी। जो चीज़ कंसिस्टेंटली नहीं करनी। मैं तो बल्कि जब डॉक्टर पे भी जाती हूँ और डॉक्टर मुझे कहता है ना कि ये चीज़ करनी है, हाँ और जी। ये आपने दिन में 4 दफ़ा करनी है और फलां चीज़ 4 दफ़ा करनी हाँ है, जी। तो सीधी बात है यार। इवन आप मुझे बताओ बेटा, आप भी जिस किस्म की हमारी ज़िंदगी है, जिस किस्म के हमारे लाइफस्टाइल है, क्या दिन में 4 दफ़ा हम ट्यूबें लगा सकते हैं? नहीं लगा क्या दिन में सकते। 3 दफ़ा फलां दवाई और ये और वो? तो मैं डॉक्टर को बता देती हूँ कि जी ये मेरे से नहीं होगा। नहीं होगा। हाँ जी अब बिल्कुल मुझे ऐसे। बता दे कि हाँ जी। वो अगला फिर कहता है कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि दिन में सुबह और रात को तो ले सकता है बंदा। हाँ जी, बिल्कुल या ऐसे वो ही है। जिस बंदे ने मेकअप लगाना है और शूट पे जाना है, हाँ जी, तो वो शाम फेस को पे नहीं लगा 5-6 बजे सकता। आना है, वो मुंह पे क्या लगाएगा? क्या? हाँ, मेकअप से पहले के बता दे, हाँ मेकअप जी। उतारने के बाद का हाँ बता जी। दे। जिस तरह से मैंने जो है वो एक्सट्रैक्ट बताया है इसका टर्मरिक का, इसी तरह से आप नीम का एक्सट्रैक्ट बना के रखें। जुगन आपने बहुत अच्छी बात की है। तो ये ग्लिसरीन बेस्ड जो आपका एक्सट्रैक्ट है, आप जिनके ओपन पोर्स हैं, एक्नी है, ऑयल कंट्रोल नहीं हो रहा, आप इसके जो कुछ ड्रॉप्स जो है वो पूरे फेस पे लगाएं, एब्जॉर्ब हो जाए, आप मेकअप करें, इसके ऊपर बेस लगाएं, आप जो कुछ मर्जी करें, आपका ऑयल कंट्रोल रहेगा और एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ की वजह से एक्नी नहीं होगी। ये अब देखें, इसमें जो है वो बॉयल आना शुरू हो गया, तो इसके अंदर हम तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब या मैदा या गंदम का आटा इसको हिला के डालेंगे, ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। ठीक है आपा, हाँ जी, और डाल लें। पहले एक ये वाला। हाँ जी, ये थोड़ा सा वो ड्राई हो जाए तो ये बिल्कुल एक जो है वो डो की फॉर्म में जो है ये आ मैदा जाएगा। जी, ये एक पेड़ा सा बन जाएगा। इसकी फिर टैबलेट्स बनाना बहुत आसान होंगी, और ये जुगन खाना भी इजी है। सिर्फ हलक से गुजारते हुए थोड़ा सा कड़वापन आता है, वो भी अगर आप इसके ऊपर इसको शुगर कोटेड कर लेंगे ना, आइसिंग कैसे शुगर, करेंगे? आइसिंग हमने जब ये टैबलेट अभी बनाएंगे, आप क्या करें, आइसिंग शुगर लें, इन टैबलेट्स को बना के आप जो है वो आइसिंग शुगर के अंदर जो है वो इसको अच्छी तरह से जो है वो ट्विस्ट कर लें, तो सारी जो है वो आइसिंग शुगर इन पे लग जाएगी। तो इसको बच्चे भी बड़े इजीली खा सकते हैं,
बहुत इजीली भाई आप बात इसको ये कि जो है मुंह में वो- रख के बैठना चाहिए नहीं ना, नहीं नहीं, आप मुंह में डालें और फौरन निकल जाए। टैबलेट मुंह में डालें और पानी जो है वो पी लें। लेकिन आपका पता नहीं नीम कोई इसका साइड इफेक्ट तो नहीं होगा ये? किसी किस्म के जुगन साइड इफेक्ट नहीं है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटीसेप्टिक है। ये चाहे हार्ट पेशेंट है, चाहे डायबिटिक पेशेंट है। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं जुगन, जिनकी ब्लड शुगर हाई रहती है, ये उसको लो करेगा। और प्लस जो है वो डायबिटिक पेशेंट को अगर कोई ज़ख़म हो जाता है, कोई दाना बन जाता है, वो जल्दी हील नहीं हो रहा होता और वो बहुत परेशानी की बात होती है। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन जो है ये नीम है। क्योंकि आपको पता है कि अगर वो डायबिटीज़ में ना आप फौरन राइट टाइम पे चीज़ को जी जो आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो करें, डॉक्टर के पास आप जाएं, जो प्रिकॉशंस आपको डॉक्टर बता रहा है, जो मेडिसिन बता रहा है वो आप लें, लेकिन साथ ये वाली टैबलेट्स बिल्कुल सेफ़ हैं। अगर आप जो है ये देखें, वेट ना करें कि मुझे शुगर तो है नहीं है तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, या मुझे कोई प्रॉब्लम, थोड़ा सा और डाल लें ताकि ये, हाँ जी, थोड़ा सा ये डो की फॉर्म में थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, तो इसकी जो है वो टैबलेट्स बनाना हमारे लिए ये तकरीबन मेरा ख्याल है सारा ही डल जाएगा। मैंने कहा वो आहिस्ता आहिस्ता डाल रही हूँ ताकि वही जो तो आप प्लीज़ वेट ना करें कि मुझे शुगर नहीं है तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, या मुझे एक्नी नहीं है, या कोई मुझे बीमारी नहीं है। आप इस तरह के जुगन, इस तरह की चीज़ें अपने बच्चों को अपने घर के अंदर आदत डालें। सिर्फ 2 महीने ये वाली जो टैबलेट्स हैं बरसात के महीने में 2 महीने बना के रखें, पूरा साल देने की ज़रूरत नहीं है। 2 माह के लिए आप ले लेंगे, आपका ब्लड पूरे साल के लिए हेल्दी हो गया। और इसका जो ग्रीन पिगमेंट है रिच क्लोरोफिल है, आपको पता है ग्रीन। हाँ जी, ये तैयार हो गया। अब आपने इसको सिर्फ थोड़ा सा ठंडा होने देना है। ये ठंडा होगा, इसकी आराम से गोलियां बन जाएंगी, छोटी छोटी सी टैबलेट्स बनाएंगे तो ये नाइट के अंदर जो है वो बिल्कुल हार्ड हो जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं। उसके बाद इसको जो है वो शुगर कोटेड कर लें। तो 2 महीने, पूरा साल नहीं जुगन, सिर्फ 2 माह सुबह के अंदर इसकी बिल्कुल छोटी छोटी सी जो है वो गोलियां बनानी, जैसे चने का दाना होता है ना, उतनी उतनी बनानी है। 5 साल के बड़े बच्चे को आप 1 दे दें, 10 साल के बच्चों को के ऊपर जो है वो आप ये 2 टैबलेट आप बच्चों को खाली पेट दे दें, पेट के कीड़े भी खत्म होंगे। तो ये आप इस चीज का वेट देखें ना, ऑलरेडी व्यूअर्स ये देखें ये थिक हो गई है। हाँ जी, अब ये देखें ना, इट्स बिकम लाइक ये वाली फॉर्म। हाँ जी, थोड़ा सा और इसने ठंडा होना है। हमने इसकी छोटी छोटी गोलियां अगर बनाएंगे तो वो आराम से, बट छोटे से, जैसे कि उन्होंने कहा चने बिल्कुल चने के ज्यादा नहीं, क्योंकि ये थोड़ी सी ड्राइंग भी प्रॉपर्टी होती है, तो इसको गर्मियों में और बरसात में खासकर लेना है। सर्दियों के अंदर आप इसको लेने की जरूरत नहीं है। सर्दियों में फिर आपको पता है जैसे ही मौसम स्टार्ट होता है हमारी पंजीरियां जो है वो शुरू हो जाती हैं, वो एसेंशियल हो जाती हैं, वो जरूरी हो जाती है। शुरू हो जाती है, हमारी नहीं शुरू होती, हम तो चल ही रहे हैं। चले आपा, तो ये हमारे काम हो गए डन। अच्छा, कुछ और आपने अगर इसमें से हमें बताना है तो? हाँ जी, आ जाए आ जाए। चले हम वापस आ गए अपने कॉर्नर में। तो गोलियों का भी आपको बता दिया, बिकॉज ऑब्वियसली वी हैव टू लेट इट कूल डाउन। गरम गरम इसको जब हम बनाने की कोशिश करते हैं तो आपको पता है आपा, फिर थोड़ा सा, हाँ जी, आप करेंगी ये? हाँ जी, ये लें, ये देखें, इस तरह से आप ग्लव्स पहन लें और बिल्कुल चने के दाने के बराबर आपने कोशिश करनी है कि इसके अंदर की जो टहनियाँ वगैरह है, जब नीम के पत्ते आप उतारें तो सिर्फ पत्ते हों, उसकी टहनियाँ ना हो। तो आपने ये देखें इस तरह से, ये देखें, इसको आप बना के आप इसको रख देंगे। तो बात ये है कि ये देखें, हाँ जी, छोटी सी आपकी नीम की गोली बनी। हाँ जी, इस पे आप चाहे इसी टाइम पे शुगर कोटेड कर लें, इसके ऊपर जो आइसिंग शुगर होती है। हाँ जी, क्योंकि देखें ना, वो जैसे जैसे ठंडा होगा वो अपनी शेप में आ जाएगा। सो ये देखें, छोटे छोटे से आपने ये बना लिए, जैसे कि उन्होंने कहा इससे बड़ा नहीं आपने। हाँ जी, बिल्कुल इससे बड़ा नहीं, क्योंकि ये फिर निगलना आसान होगा। आप बड़ी बनाएंगे। अब आप शेप नहीं मजे की बना रही हैं। नहीं आप बनाएं। हाँ जी, मैं गोलियां बनाती हूँ। और कोई फाइनली चीज़ जो आपने हमारे व्यूअर्स को बतानी है तो? हाँ जी, बिल्कुल जुगन, जैसे ये महीना ख़त्म होगा हमारा सितंबर का, तो उसके साथ ही जो है वो मार्केट में हल्दी अवेलेबल होगी। इसको जो है वो आप लाजमी पूरे साल के लिए जो है वो अपने घर में इसको मंगवा के रखें, और खालिस हल्दी जो है वो आप अपने खानों में यूज़ करें। ठीक है, अगर बच्चे कहवा नहीं पी रहे हैं या बच्चे दूध के अंदर डाल के नहीं पी रहे हैं, तो आप अपने सालन के अंदर जो है वो इसका इस्तेमाल खालिस हल्दी का लाजमी बनाएं। और कोशिश करें कि इसको जो है, जो भी वेजिस वगैरह बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा भूने नहीं, बहुत ज़्यादा पकाए नहीं, हल्का सा, जैसे आप कोई भी सौते कर रही हैं वेजिस वगैरह, तो उसके अंदर आप जो है वो हल्दी को जो है वो डाल दें, ताकि जो है वो, एक तो जुगन बच्चों को जब तक हम आदत नहीं ना डालेंगे इन चीज़ों के खाने की, इन चीज़ों की,
तब तक जो है वो बच्चे आदी नहीं होंगे इन चीज़ों के। मैं वैसे ही सोच रही थी अभी, वैसे antiseptic- डॉक्टर साहब कह रही हूँ, आप वैसे आदि डॉक्टर तो तुसी बानी गए आपा कि बच्चों को के लिए ये एक्टिविटी कितनी मज़े की है हाँ जी, मेरी जो कि छोटी आओ बैठो गोलियां मेरी बनाओ। छोटी बेटी जो है ना वो एनिमेशन में माशाल्लाह से मास्टर कर रही है, तो अब निकाह भी खैर से उसका कर दिया, अगले महीने माशाल्लाह, शादी है। माशाल्लाह, तो वो किचन के अंदर ये अब और इन्फ्यूज़्ड ऑयल बना रही थी, हर्बल हेयर ऑयल, वो हल्दी नीम ग्राइंड करके इसका पानी बॉटल्स में डाल के वो फ्रिज में रखा हुआ होता है। किसी को कोई इशू आ गया, वो कभी कोई कहवा बना के दे रही है, कभी कोई कहवा बना के दे रही है। अब जिस तरह से अगर हम अदरक की बात करें, ये अदरक मैंने जो आपको दिखाया ड्राई अदरक, ये भी मैंने घर के अंदर ही जो है वो जुगन ड्राई करके रखा हुआ है। जैसे जो है वो नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू, कफ ये वाले इशू हो जाती है ना, इसके लिए जो बेहतरीन ये हाँ देखिए ना जी। व्यूअर्स, अब ये गोलियां तैयार है, राइट। अब आपने जितनी भी बनानी है आप हाँ उस जी। हिसाब से बना लें। जी। छोटी सी एक एक्टिविटी है जो आपको जी अच्छा देखिए, खासा हमने टाइम इसके निकाल, अंदर जुगन एलोवेरा भी डाला है और नीम भी है। एलोवेरा भी आपको हेयर पता एंड है स्किन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो परफेक्ट है। परफेक्ट है। जी आप बता रही थी। हाँ जी, जिस तरह से जुगन आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, आगे सर्दियाँ भी स्टार्ट होंगी, नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू का इशू बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके लिए मैं जो है वो एक कहवा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये कहवा आप लाजमी जो है वो इसी को जो है वो यूज़ करें, कफ सिरप वगैरह की बजाय, मेडिसिन्स की बजाय, क्योंकि कफ सिरप अब जब सुबह में ले लेते हैं नींद उसके साथ बहुत ज़्यादा आती है और एक टेम्परेरी रिलीफ मिलता है आपको। आपकी जो कंजेशन है, आपकी चेस्ट जो बलगम रेशा है वो वहीं पे रहता है। तो उसके लिए जो है वो जुगन अदरक कोशिश करें कि आप खुद से, जिस तरह से हल्दी हमने ली है, अदरक आप लें और उसके साथ आप उसके अंदर लेंगे हल्दी। ठीक है। हाँ जी, हल्दी और चंद उसके अंदर जो है वो आप डालें लौंग। ये आपका बेहतरीन जो बलगम रेशा, जिन लोगों के आधे सर में दर्द रहती है, सर्दियां स्टार्ट होते साथ ही जो है वो रेशा जम जाता है और उसकी वजह से नज़र कमज़ोर हो रही होती है, तो इसका जो कहवा है जुगन बेहतरीन है। इसका भी तरीक़ाकार यही है, 1 कप पानी का लें, उसको गर्म करें, उसके अंदर आप ये तीनों चीज़ें डाल दें, दम के अंदर आप इसको बनाएं और ख़ाली पेट इसको लें, इसमें थोड़ा सा हनी ऐड कर लें आप। तो इसके साथ आपकी सारी कंजेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। जिनको हर वक्त माइग्रेन का दर्द रहता है उनके लिए जो है ये वाला कहवा बेहतरीन है। और आप पता है कि खड़े खड़े आपने कितनी चीजें बता दी। हाँ जी, जैसे लॉजिकल हाँ जी, डिस्टिल्ड, हाँ जी, बिल्कुल एक्सट्रैक्ट, हाँ जी, टर्मरिक का, हाँ ये हमने जी, पैक बनाना बता दिया, हाँ ये जी। हमारा कहवा हो गया, ये आपने मुझे मजून जैसा बताया वो बता हाँ दिया। जी। जब आप आगे बात करते हैं तो देन ऑफ कोर्स वी हैव विद अस ये वाली जो गोलियां हैं गोलियां। वो, एंड देन ये जो चूरन हमने तैयार किया। सो ये सारी की सारी चीजें जो हैं व्यूअर्स जी। खड़े खड़े आपके सामने रेडी की है। हाँ जी, आप बिल्कुल भी ऐसे। ट्राई कीजिएगा, हमारे साथ फीडबैक शेयर कीजिएगा, जी, बिल्कुल। एंड देन ऑफ कोर्स ये चीजें अगर आपके लिए बेनिफिशियल हैं हाँ जी, तो देन जो हम कहते हैं शायद ठीक ही कहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, चलें, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच आपा, Thank you, ब्लेस यू, जज़ाकल्लाह। थैंक यू। Thank you। और आपा जा रही हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो ऑफ कोर्स ऐसा करते हैं कि कलाम सुनते हैं, फिर वापस आते हैं, एंड देन उसके बाद गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे, तो आप हमारे साथ रहिए। बारह रबीउल अव्वल को वो आया दुर्रे यतीम, बारह रबीउल अव्वल को वो आया दुर्रे यतीम, माहे नबूवत मेरे रिसालत, मागे नबूवत मेरे रिसालत, साहिबे खुल्के अजीम नबी जी, अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाहु। प्यारी सूरत हंसता चेहरा, प्यारी सूरत हंसता चेहरा,
मुँह से झड़ते फूल, नूर के पैकर चांद से उजले, नूर के पैकर चांद से उजले, हक के प्यारे रसूल नबी जी। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। व्यूअर्स, हमारे मुल्क के बल्कि इंटरनेशनली रनाउंड बहुत ही ब्रिलियंट सनाख्वा होस्ट इन हिज ओन राइट एंड एक बेहतरीन स्कॉलर हमारे साथ आज डॉक्टर सरवर हुसैन नक्शबंदी हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, हमेशा अच्छे पॉजिटिव मौक़ों पे ही आपसे मुलाकात होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। और जहाँ हमारे प्यारे भाई बैठे हैं वहाँ पे उनके बिल्कुल साथ, बल्कि मेरे भाई, मेरे उस्ताद, मेरे गाइड, मेरे मेंटोर एंड माय कॉन्फिडेंट। जब भी कोई मसला स्यापा पड़ता है, इसी भाई के साथ मैं अपने सुख दुख को भी करती हूँ। देन इनके साथ एक ऐसे प्यारे भाई जो हम सबके बड़े लाडले हैं और बातें बड़ी अच्छी करते हैं, हमारे प्यारे भाई अल्लामा शफात रसूल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एंड देन एक और हमारे बहुत ही प्यारे भाई, एक्चुअली आई एम वेरी हैप्पी कि आज पैनल सारे अपने ही हैं। वैसे तो सभी अपने हैं, अगर हम ये अपने दिल से मान लें तो फिर शायद हम सबकी ज़िंदगियाँ भी आसान हो जाएं। हमारे बहुत प्यारे भाई डॉक्टर सैयद हामिद फ़ारूक बुखारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो भैया आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे हिजरत की। हिजरत मदीना की तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हिजरत को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहब, आपसे बात का आगाज़ करते हैं। अल्लामा साहब, ऑफ कोर्स आपकी भी एडिशन बहुत ज़रूरी होगी। जैसे कि आज हम सूरह पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत की बात करेंगे, तो पहले हिजरत है क्या, इसकी अहमियत क्या है, इसकी फजीलत क्या है और इसकी ज़रूरत किन मामलात में पेश आती है, फिर स्पेसिफिक्स की तरफ जाएंगे। जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। गुजारिश ये है कि हिजरत का जो लुग़वी और बुनियादी माना है वो है तर्क कर देना और छोड़ देना। और इसकी ज़रूरत और अहमियत की अगर हम बात करें तो उससे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह करीम ने कुरान अज़ीज़ में इसकी फ़जीलत को भी बयान फरमाया है। वल्लज़ीना हाजरू फ़िल्लाहि मिन बादि मा ज़ुलिमू लनुबव्विअन्नहुम फ़िद्दुनिया हसना वला अज्रुल आखिरति अकबर लौ कानू यालमून। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि जो लोग जुल्म के बाद अपने घर बार छोड़ देते हैं और हिजरत कर देते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें दुनिया में भी उससे बेहतर अता फ़रमाता है और आखिरत में जो अजर अता फ़रमाएगा वो भी बहुत बड़ा होगा। लौ कानू यालमून, अगर ये जान लिया जाए और समझ लिया जाए कि हिजरत करने का मकसद क्या है। दूसरी आयत मुबारका में इरशाद फरमाया फल्लज़ीना हाजरू व उखरिजू मिन दियारिहिम व ऊज़ू फ़ी सबीली व कातलू व कुतिलू लउकफ़िरन्न अन्हुम सय्यातिहिम व लउदखिलन्नहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, कि जिन लोगों को हिजरत करने पे मजबूर कर दिया गया और वो हिजरत कर जाते हैं और उन्हें अपने घरों से निकाल दिया जाता है, व ऊज़ू फ़ी सबीली, और फिर मेरे रास्ते में उन्हें अज़ियत दी जाती है, व कातलू, फिर जाके वो जंग करते हैं, व कुतिलू, और फिर वो शहीद भी हो जाते हैं, लउकफ़िरन्न अन्हुम सय्यातिहिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ताकीद के सीगों के साथ इरशाद फरमाया, मैं उनकी ज़िंदगी के सारे गुनाह माफ़ फरमा देता हूँ। वलउदखिलन्नहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, और फिर मैं उन्हें उन जन्नतों में ज़रूर दाखिल करूँगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। तो हिजरत करने वाले जो लोग हैं जिन्हें हम मुहाजिर कहते हैं, उनकी फ़जीलत कुरान पाक की मुतअद्दिद आयात से हमारे सामने आती है। तो हिजरत यकीनी तौर पे तब ही की जाती है कि जब आप अपने घर में बैठ के और उस माहौल में दीन इस्लाम की खिदमत नहीं कर पा रहे होते। जो इंसान की ज़िंदगी का मकसद है, जो तख्लीक़ इंसानी की वजह है, वो अल्लाह ताला की इबादत है और इस मकसद को अपने पेश नज़र रखते हुए ज़िंदगी को गुजारना है। जब उन मकासद में कामयाबी नसीब नहीं होती तो फिर इंसान को अपना घर भी छोड़ना पड़ता है,
अपने घर वालों को भी छोड़ना पड़ता है, अपने ख़ानदान वालों को छोड़ना पड़ता है, हत्ता कि अपने माल को, अपनी विरासत को, हर चीज़ को कुर्बान करना पड़ता है। ये बहुत मुश्किल मरहला होता है, लेकिन जो कर जाते हैं फिर मेरा रब ऐलान फरमाता है कि मैं उन्हें हमेशा की जन्नत की नेमतें अता फरमाऊँगा। सुभान अल्लाह। बल्कि एक हदीस मुबारक का मफ़हूम तो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे लोगों को बरोज़ महशर अपने दीदार की नेमत भी अता फरमाएगा। इसका मतलब ये है कि औफ़ु बिअहदी ऊफ़ बिअहदिकुम। अल्लाह करीम ने कुरान अज़ीज़ में इरशाद फरमाया कि पहले तुमने जो मेरे साथ वादा किया है वो पूरा करो, फिर मैंने जो तुम्हारे साथ वादा किया वो मैं पूरा करूँगा। अब इंसान कुछ अपने रब के साथ वादा करके आया है, जब तक हम उसे पूरा नहीं करेंगे तो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से भी किसी वादे की तकमील की उम्मीद नहीं रख सकते। पहले करना होगा। तो ये सब कुछ मुहाजिरीन सहाबा ने किया है। उन्होंने अपने घर छोड़ा, ख़ानदान छोड़ा, बीवी बच्चों को छोड़ा, अपने जिगर पारों को छोड़ा, माले विरासत को छोड़ा, अपने ख़ानदान सब कुछ छोड़ के आ गए। तो मेरे रब ने इरशाद फरमाया कि मैं इन्हें रसूलुल्लाह की सोहबत भी अता फरमाऊँगा, आका करीम की कुर्बत भी अता फरमाऊँगा और बरोज़ महशर अपना दीदार भी अता फरमाऊँगा। और ये बात भी समझने वाली है कि ये कायनात की पहली हिजरत नहीं थी जो हुई है। हिजरत का और तारीख़ इंसानी का बड़ा गहरा ताल्लुक है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी जन्नत से हिजरत करके दुनिया में आए थे। बिल्कुल, बिल्कुल। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी मकसद के लिए उन्हें पैदा किया था। इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा के लफ्ज़ हैं। जब मलाइका के साथ पहला मुकालमा हुआ तो मेरे रब ने इरशाद फरमाया मैं ज़मीन में खलीफा बनाऊंगा। यानी हज़रत आदम को ज़मीन के लिए खलीफा बनाया गया था, वो जन्नत के लिए उस वक़्त खलीफा नहीं बने थे। लिहाजा वो जन्नत से निकाला जाना या इखराज, इन अल्फाज का इस्तेमाल करने से ज़्यादा बेहतर ये है कि आपने जन्नत से हिजरत की है दुनिया की तरफ, क्योंकि आपका दुनिया में आने का मकसद ये था कि आप खलीफतुल्लाह फिल अर्द हैं। हज़रत नूह ने हिजरत की, हज़रत इब्राहीम ने हिजरत की, हज़रत मूसा ने हिजरत की, और फिर आज हम उस हिजरत की बात करेंगे जो हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। तो हिजरत अलामा साहब अगर किसी बुरे रीज़न की वजह से भी इंसान को करनी पड़े, किसी तकलीफ़ दे वजह की वजह से, तो हिजरत तो अच्छी चीज़ है, हिजरत बुरी नहीं है, राइट? क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं ना कि हिजरत करनी पड़ी। हिजरत बुरी नहीं है, जो उसके मामलात पीछे चल रहे होते हैं वो प्रॉब्लमेटिक होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम अहसिबन्नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। इस आयत मुबारक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब तुम आमन्ना कहते हो तो आमन्ना कह देना ही काफ़ी नहीं है। आमन्ना कहने के बाद फिर तुम्हारी आजमाइश शुरू होती है, क्योंकि आमन्ना जो है ये एक नज़रिया है। जिस तरह अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि ये जो ईमान लाना है, ये कलमा पढ़ना है, ये दरे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। फिर इकबाल ने कहा था चू मैं गोयम मुसलमानम बलर्ज़म के दानम मुश्किलात ला इलाहा। तो कलमा पढ़ना एक नज़रिया है, और फिर नज़रिया उसकी परवान के लिए, जिस तरह पौधे के परवान के लिए मौसम की ज़रूरत है, पौधों को परवान देने के लिए ज़रख़ेज़ी की ज़रूरत है, उसको खाद की ज़रूरत है, उसको पानी की ज़रूरत है। फिर इस नज़रिए को परवान चढ़ाने के लिए कुर्बानियों की ज़रूरत होती है, और उन बेशुमार कुर्बानियों में से एक कुर्बानी का नाम हिजरत है। मसलन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक मदीना में रहे तो कुर्बानी ही कुर्बानी थी। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पत्थरों पर लिटाया जाता, अंगारों पर घसीटा जाता, तशद्दुद किया जाता, दीगर सहाबाए किराम पर तशद्दुद किया जाता, उनको भूखा रखा जाता, प्यासा रखा जाता। यहाँ तक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कि जब उन पर तशद्दुद किया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तशद्दुद किया, तब अबू बकर बेहोश हो गए। जब वो होश में आए तो उनकी माँ उनके सिराने दूध का प्याला लेके खड़ी थी और कह रही थी बेटा इसे पी लो। तो अबू बकर सिद्दीक़ ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैरियत दरियाफ़्त करूँगा, उनका दीदार करूँगा, उनका दीदार करूँगा, क्योंकि उनको और मुझे बराबर तशद्दुद किया गया। अब जब कुर्बानियाँ इस हद तक पहुँची कि नज़रिया की अभी तकमील नहीं हुई थी, जो रब ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोग्राम दिया था अभी वो मुकम्मल नहीं हुआ था, और कुफ़ार अपने आखिरी इंतहा को पहुँचने लगे। वो क्या थी कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का मंसूबा बना चुके थे।
और मंसूबा कैसे बनाया उन्होंने कि तमाम कबाइल को इकट्ठा किया, उनका कि एक एक दो दो अफराद आप दें, हम यक बारगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करेंगे और हजूर को शहीद कर देंगे। नतीजा ये होगा कि बनु हाशिम हम में से किस किस कबीले के साथ तसादुम करेगा, इंतकाम लेगा, बदला लेगा। यानी पहला जो है कलमा आप पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आप अपनी जान, अपना माल, अपनी औलाद, अपना वक्त उस नज़रिए के लिए कुर्बान करते हैं और फिर बिल आखिर आप वतन की कुर्बानी के लिए भी तैयार हो जाते हैं। यानी हिजरत जो है ये एक उस नज़रिए की तकमील के लिए कुर्बानियों में से कुर्बानी है। यानी फ़ी नफ्सी ही हिजरत कोई फजीलत वाली बात नहीं है। ओके। हिजरत ये उस कुर्बानी को कहते हैं कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आपके सहाबाए किराम ने और मौला अली ने और अहले बैत अतहार ने इस्लाम के नज़रिया को परवान चढ़ाने के लिए कि कुफ़ार अब बिल्कुल इस नहज पर पहुंच चुके थे कि वो चाहते थे कि हजूर को नौज़ बिल्लाह ख़त्म कर दें। तो रब्बुल आलमीन ने फरमाया प्यारे आप वतन इसको छोड़ के आप मदीना चले जाएं। हिजरत कुर्बानियों में से कुर्बानी है। अब देखिए पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान के बाद बड़ी कुर्बानी दी मुसलमानों ने, जान, बड़े लोगों को हिजरत माल, करनी पड़ी पैसा। आखिरी जो थी, आखिरी जो कुर्बानी थी वो हिजरत थी। यानी ये यूँ समझ लीजिए कि कुर्बानियों का जो पीक है वो हिजरत है। वो हिजरत है। ठीक है। इसलिए अल्लाह ताला के अम्बिया को देख लें तो उनकी हयात मुबारक में भी हिजरत है, सहाबे कराम को देख लें उनकी हयात मुबारक में भी हिजरत है, ताबीन को देख लें, अहले बैत अतहार को देख लें उनकी हयात मुबारक में भी हिजरत है। और उसके बाद आप औलिया किराम को देख लें। हमारा ये जो लाहौर है ये दाता अली हजवेरी के नाम से दाता की नगरी कहलाता है। तो दाता साहब भी हिजरत करके यहाँ आए थे। बिल्कुल। और शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने अजमेर को जाके बसाया और पूरे हिंदुस्तान में ईमान का नूर फैलाया, वो भी मुहाजिर थे। आप सूफिया किराम के सारे मज़ारात पर आप चले जाएँ वो सारे मुहाजिर हैं। हिजरत का मकसद होता है कि हमने अपने नज़रिया को नहीं छोड़ना और अपने नज़रिया की तकमील तक जद्दोजहद करते रहना है। पहले हम कुर्बानियाँ देते रहे, अपने माल की, जान की, औलाद की, अपने तशद्दुद बर्दाश्त किया, भूख बर्दाश्त की, ज़्यादती बर्दाश्त की। अब हम अपने नज़रिए के बका के लिए, इस्तेकाम के लिए, इर्तिका के लिए और उसके अमली तश्कील और तनफीज़ के लिए हम मक्का छोड़ के मदीना जा रहे हैं। सही। अब आप इस मौके पर कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हिजरत थी वो जिस तरह आपने कहा हिजरत करनी पड़ती है, मैं इस जुमले की, आपने बड़ा अच्छा जुमला बोला, इसकी वजाहत मैं एक इल्मी अंदाज में कर देना चाहता हूँ। हाँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत इस्तरारी नहीं थी, इख्तियारी थी। बिल्कुल चॉइस थी। चॉइस थी It आपकी। was a यानी choice. आपने इसलिए नहीं कि ओहो मैं अगर ना गया तो मक्का से मैं तो ख़त्म हो जाऊँगा ना हो ही नहीं सकता। या मुझे मार दिया जाएगा, ये इख्तियारी थी। फिर आप देखिए कि मौला अली को साथ नहीं ले गए, आपको बिस्तर पर लिटाया सोचें। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली हम मदीना में मिलेंगे। तो हजूर के बिस्तर पर जब वो सोए तो बड़ी सुकून की नींद सोए। सूरज शुरू हो गया, अली सोए हुए हैं। उन्होंने दरवाज़ा तोड़ के अंदर गए कि देखा कि हजूर तो सुबह सुबह बाहर निकला करते थे, आज निकले नहीं हैं। जब देखा तो अली सोए हुए थे। तो उन्होंने कहा अली तुम्हें इतनी गहरी नींद, और वो भी मौत के बिस्तर पर, और घर जो है पूरा हम तलवारों की छाँव में लेकर खड़े हुए हैं, तो तुम्हें कैसे नींद आ गई? उन्होंने कहा मुझे हजूर के इस फरमान की वजह से इतना सुकून मिला कि मैंने ज़िंदगी में कभी इतना सुकून से नहीं सोया जो हिजरत के रात सोया हूँ मैं। उनका वो जुमला क्या था कि आका ने फरमाया था अली मदीना में मुलाकात होगी। हजूर के इस फरमान पर इतना यकीन था मौला अली को, और मौला अली को अगर हजूर की बात पर यकीन ना होता तो फिर किसको होता? मौला अली तो हजूर की आगोश नबूवत में परवरिश पाई है, आप आगोश नबूवत में परवान चढ़े हैं। और मैं अक्सर कहा करता हूँ कि बाकी लोगों ने इस्लाम कबूल किया लेकिन मौला अली ने इस्लाम का इजहार किया। जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नबूवत मिली वो आदम अभी गारे और मिट्टी में थे, हजूर उस वक़्त नबी थे। 40 साल की उम्र में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का इजहार फरमाया। जब मेरे आका ने बताया कि जिब्राईल आए हैं तो मौला अली ने और सैयदा खतीजतुल कुबरा ने, जो पहले से ही उनके दिलो दिमाग में इस्लाम सिरायत कर चुका था, उसका इजहार उन्होंने उस मौके पर किया। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो की इंसिडेंट्स
जो कॉन्सिक्वेंस थे हिजरत के, उन पे हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। व्यूअर्स, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से पहले हमारे बहुत ही प्यारे भाइयों ने, हमारे असातिज़ा ने हमें गाइडेंस दी, हमें एक्सप्लेन किया कि एग्जैक्टली हिजरत होती क्या है, और मेरे कुछ जो मिसकंसेप्शंस थे उनको भी क्लियर किया, फॉर विच आई एम वेरी ग्रेटफुल। किचन की तरफ जल्दी से नज़र डालते हैं, क्योंकि अभी हमने हिजरत हबशा और हिजरत मदीना की बात करनी है। जी, सो चिकन चीज़ पोटैटो बोल्स बिल्कुल रेडी हैं। उसको हमने रेसिपी आपको जैसे कि बता दी थी कि लास्ट पे कोट करके फ्राई करना है, फ्राई करके और इसको हमने फ्राइज़ के साथ प्रेजेंट किया है, और साथ कोई भी डिप आप ले सकते हैं। मैंने केचप के साथ सर्व किया है। इट्स अप टू यू। थैंक यू सो मच, Welcome. ब्लेस यू। जी, तो व्यूअर्स, हमारे साथ हमारे असातिज़ा, हमारे टीचर्स, हमारे गाइड्स जो हैं, हमारे साथ डॉक्टर सैयद हामिद फारूक बुखारी हैं, अल्लामा शफ़ात रसूल हैं, और हमारे साथ मेरे प्यारे भाई डॉक्टर सरवर हुसैन नक्शबंदी हैं। तो आइए अब गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, हिजरत हबशा के बारे में बताइए। जी, हिजरत हबशा के हवाले से गुजारिश ये है कि ये बेसत का 5वां साल था और माह रजब था, जब रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा कराम को हबशा की तरफ हिजरत करने का हुक्म इरशाद फरमाया। यहाँ ये बात समझने वाली है कि जो नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारक है, आपने भी इशारा किया और किबला ने बड़ा खूबसूरत बयान किया कि अल्लाह करीम ने अपने रसूल को तो ख़ुद महफूज फरमा के रखा था। आपके करीब तो कोई नहीं आ सकता था, और आपकी हिजरत कोई मजबूरी की हिजरत नहीं थी, आपने अपने इख्तियार के साथ हिजरत की है। और शायद मदीना तैयबा में रहने वाले लोगों की वो मोहब्बत थी और अल्लाह का हुक्म था, और रसूल अकरम वहाँ तशरीफ़ ले गए। तो अल्लाह के प्यारे रसूल तो महफूज भी थे, और आपका पूरा ख़ानदान जो है वो आपकी हिफाजत भी कर रहा था। लेकिन बहुत सारे ऐसे असहाब भी थे कि जो मज़लूमियत की कैफियत में थे, तो आका करीम ने उन्हें इजाज़त अता फ़रमाई कि तुम हबशा की तरफ हिजरत कर जाओ, क्योंकि जो हबशा का हाकिम था उसका नाम है नजाशी। तो वो जो नजाशी है उसके लिए आका करीम ने इरशाद फरमाया कि वो बड़ा आदिल है और इंसाफ पसंद है, तुम वहाँ जाओगे तो तुम्हारे लिए भी वो सुकून और अमन और इत्मीनान का इंतज़ाम करेगा। तो आका करीम ने इजाज़त फरमाई और सहाबा इकराम वहाँ से रुखसत हो गए। तो उस वक़्त पहला जो काफ़िला गया है और पहली जो हिजरत हुई है, उसमें 12 मर्द और 4 औरतें शामिल थीं, यानी टोटल सिर्फ 16 लोगों का काफ़िला था जो हबशा की तरफ जाता है बेसत के 5वें साल। और उस वक़्त जो सालारे काफ़िला हैं वो खलीफा सालिस हज़रत सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और आपकी ज़ौजा बिन्त पैगम्बर हज़रत सैयदा रुक़ैया हैं। वो रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म से हिजरत करते हैं, और उस काफ़िले में चंद और लोग भी शामिल थे। फिर दोबारा हिजरत होती है, और उस वक़्त तकरीबन 83 के लोग जो हैं वो उस काफ़िले में शरीक होते हैं। और उस वक़्त जो लोग जाते हैं उनके काफ़िला सालार हज़रत सैयदना जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अलैहिस्सलाम हैं, आपकी ज़ात गिरामी है। अब जब ये लोग हिजरत करके हबशा चले जाते हैं, तो मक्के वाले जो हैं वो पीछे बैठ के दारुन नदवा में ये मनसूबाबंदी तैयार करते हैं कि नजाशी को जाकर बताया जाए कि इन्होंने तो नऊज़ुबिल्लाह अपना दीन छोड़ दिया है, और तुम्हारे दीन पर भी नहीं आए, ये कोई नया दीन इख्तियार कर लिया इन्होंने, तो इन्हें हमारे हवाले कर दिया जाए। तो 2 लोग वहाँ से गए मक्का वालों से, उन्होंने जाकर नजाशी के सामने अपना मुद्दा बयान किया कि हम ये चाहते हैं इन लोगों को वापस कर दिया जाए, इन्होंने अपना दीन छोड़ दिया है। अब वो आना जाना तो उन लोगों का रहता था, तिजारत की गर्ज से रहता था, और एक दूसरे से तारुफ भी था, नजाशी भी उन्हें जानता था। तो उन लोगों ने ये समझा कि हम क्योंकि साहिब सरवत हैं, मालो दौलत वाले हैं, हम बड़े ताजिर हैं, तो नजाशी हमारी बात मानेगा, इन फ़कीरों की बात तो नहीं मानेगा, जिन्हें घर वालों ने भी घर रहने नहीं दिया, उनकी बात अब नजाशी तो तस्लीम नहीं करेगा। लेकिन रसूल अकरम ने इरशाद फरमाया था कि वो आदिल है और इंसाफ पसंद है, वो जुल्म नहीं करता। तो उसने कहा कल जब मजलिस लगेगी, दरबार लगेगा, तुम भी आ जाओ, अपना मकसद बयान करो, और उनकी तरफ से भी कोई शख्स उठेगा, वो बताएगा कि किस मकसद के लिए आए हैं, उन्होंने अपने घर बार को क्यों छोड़ा है। तो जब वो मुकालमा होने लगा, तो नबी अकरम अलैहिस्सलाम के लाए हुए इस दीन के सफ़ीर बनकर हज़रत सैयदना अबू तालिब अलैहिस्सलाम के साहिबजादे हज़रत सैयदना जाफ़र बिन अबी तालिब खड़े हो जाते हैं, और बादशाह ने कहा जी बताइए इस भरे दरबार में कि आपका जो नबी आया है वो आपको क्या हुक्म देता है और आप क्यों यहाँ आए हैं। तो उन्होंने जो खुतबा दिया उसके चंद लफ्ज़ बोलकर मैं बरकत हासिल करना चाहूँगा। आपने इरशाद फरमाया अय्युहल मालिक, ए बादशाह, कुन्ना कौमन अहल जाहिलियतिन, हम तो एक जाहिल कौम थे, नाबुदुल असनामा, हम बुतों को पूजते थे, व नाकुलुल मैता था, हम मुर्दार खाते थे,
व नक़्ताउल अरहामा, हम तो कता रहमी करते थे, व नातिल फ़वाहिशा, हम तो हराम और हलाल किसी रिश्ते में इम्तियाज़ ही नहीं कर पाते थे, व नुसीउल जिवारा, और हम अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक भी नहीं करते थे। हम इस जहालत में ज़िंदगी गुजार रहे थे। या कुल कविय्यु मिन्ना अज़्ज़ईफ़, हम में जो मजबूत होता था, ताकत वाला होता था, कुव्वत वाला होता था, वो ऐसे लगता जैसे ज़ईफ़ को खा गया है, उसके सारे हकूक़ ही खा जाता था। फ़कुन्ना अला ज़ालिका, हम इसी तरह जाहिलाना ज़िंदगी गुजार रहे थे। अल्लाह को हम पे रहम आ गया। हत्ता बअसल्लाहु इलैना रसूलन मिन्ना, यहाँ तक कि उसने हम में से एक रसूल हमारे अंदर ही मबूस फरमा दिया। नारिफ़ो नसबहु व सिद्क़हु व अमानतहु व अफ़ाफ़हु, और वो रसूल ऐसा नहीं कि जिसे हम जानते नहीं, उसका नसब हम भी जानते हैं और ये जो मक्के के नुमाइंदे खड़े हैं ये भी जानते हैं, उनकी सदाकत को जानते हैं, उनकी मानतदारी को जानते हैं, उनकी पाक दामनी को जानते हैं। उन्होंने आके हमें सच बोलने का हुक्म दिया है, अमानत अदा करने का हुक्म दिया है, सिला रहमी का हुक्म दिया है। अब बादशाह सलामत आप बताइए कि मुर्दार खाना अच्छा है या हलाल खाना अच्छा है? हलाल रिश्तों के साथ तकद्दुस माब जिंदगी गुजारना अच्छा है या हलाल और हराम के फ़र्क के बगैर गुजारना अच्छा है? और उसके बाद ईसाइयों का जो अकीदा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से था, जब वो सवाल किया गया तो हज़रत जाफ़र ने कहा कि अल्लाह के रसूल ने हमें बताया है कि वो अब्दुल्लाह हैं, अल्लाह के बेटे नहीं हैं, रूहुल्लाह हैं, कलिमतुल्लाह हैं। तो नजाशी ने एक तिनका उठा के भरे दरबार में कहा कि जो इस्लाम के पैगम्बर ने तलीमात दी हैं, वल्ला बिल्ला ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ना इस तिनके से थोड़े से ज़्यादा थे ना कम थे। जिस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया है, अल्लाह ने हज़रत ईसा को उसी तरह बनाया था। तो हज़रत जाफ़र के इस खुतबे के बाद नजाशी ने ऐलान कर दिया कि अब ये मेरे पास अमन के साथ रहेंगे, मक्के से कोई भी शख्स आकर इन्हें वापस नहीं ले जा सकता। उसकी इस खिदमत के सदक़े फिर मेरे रब ने नजाशी को भी इस्लाम की नेमत अता फरमाई और रसूल अकरम ने मदीना में खड़े होकर उसका जनाजा भी पढ़ाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने ये बात की जनाजे वाली और मेरे रोंगटे खड़े हो गए भैया। कितना बड़ा ऑनर, कितना बड़ा ऑनर जी। अलामा साहब, अब बढ़ते हैं हिजरत मदीना की तरफ। दिल तो चाहता है, बस अगर हम हिजरत हबशा की बात करना चाहें तो आपको पता है हम 10, 15, 20 प्रोग्राम कर जाएंगे एक एक एस्पेक्ट, बट क्योंकि हमने समराइज़ करना है तो हिजरत मदीना। मुसलमानों के प्रोटेक्शन के लिए उन्हें हिजरत का हुक्म नहीं दिया गया था, नहीं, ओके, बल्कि रब अपने प्रोग्राम की तकमील के लिए हिजरत का हुक्म दिया था। क्या बात है, बिल्कुल। आप देखिए हज़रत सुमैया कहाँ शहीद हुई? मक्का में। मक्का। हज़रत बिलाल पर अंगारों पर कहाँ घसीटा गया? मक्का में। मक्का में। कोड़े कहाँ बरसाए गए? मक्का में। तो बड़ा तशद्दुद हुआ। अच्छा, हम कहें कि हिजरत के बाद मुसलमान सेफ़ हो गए थे मदीना में, ऐसा भी नहीं था। 28 तो गज़वात वो हैं जिसमें ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यादत फरमाई। बेशक, बिल्कुल। और उस ज़माने के गज़वात के घोड़ों पर, ऊँटों पर सफ़र करना, जाना, सफ़र की सोबतें बर्दाश्त करना, भूख बर्दाश्त करना, धूप बर्दाश्त करना। तो अगर आप मक्का और मदीना की ज़िंदगी का कंपैरिजन कराएं तो मक्का की ज़िंदगी से मदीना की ज़िंदगी ज़्यादा मुश्किल थी। बिल्कुल। मगर रब्बुल आलमीन ने कहा था हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि, कि रब्बुल आलमीन अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से उस प्रोग्राम की तकमील चाहता है जो रब ने उसे पहले दिन से सौंपा है। सही। अब आप देखिए, मैं हिजरत पर काफ़ी बात हो गई, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हिजरत ने बहुत सारी चीज़ों को अज़मतें दी हैं। मसलन बिल्कुल हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत के लिए रवाना होना चाहते थे तो अल्लाह ने फरमाया, प्यारे तू जिस जगह जाना चाहता है तू जा, हुक्म मैंने दिया हिजरत का, कहाँ जाना है आपकी मर्ज़ी, आप यसरब चले जाएं। और तवारीख़ में आता है कि बहरैन का भी फरमाया गया। अच्छा। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहरैन को पीछे डाल के, पसे पुश डाल के यसरब का इंतखाब किया। अब मैं यहाँ सवाल करता हूँ अपने देखने वालों से, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहरैन तशरीफ़ ले आते तो यसरब कोई जाता नहीं। आज मदीना में जितनी रौनक है वो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दम बदम से है। बेशक। अच्छा, फिर आप मदीना में आए तो मुंह करके नमाज़ पढ़ते थे बैतुल मक़दस की तरफ, तो यहूद ने ताना दिया, तो आप नमाज़ पढ़ रहे थे असर की, तो आसमान की तरफ 2-4 दफ़ा देखा तो रब्बुल आलमीन ने फरमाया, कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस समा, ए प्यारे तेरा जो आसमान की तरफ बार बार चेहरा उठ रहा है हम उसे देख रहे हैं। फ़वल्ले वजहका क़िबलतन तरदाहा,
तो जिसे किबला बनाना चाहता है उसे किबला बना ले। अच्छा, लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला ने मस्जिद हराम को किबला बनाया था। अल्लाह ने नहीं बनाया, रब ने ऑप्शन दी अपने हबीब को कि जिसको तू किबला बनाना चाहते हैं हम उस पर मोहर तस्दीक सब्त कर देंगे। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की हालत में 2 रकत पढ़ चुके थे, आपने मस्जिद हराम की तरफ मुँह कर लिया। अब हजूर की हिजरत की वजह से काबा को अज़मत मिली कि हजूर ने मदीना में खड़े होकर हमेशा हमेशा के लिए काबा को किबला बना दिया। मैं आपसे पूछता हूँ और आपके तवस्सुल से नाज़रीन से, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जबीन नियाज किसी और की तरफ झुका देते तो कोई काबा को सजदा करता? वही वाली बात ना व्यूअर्स की, एक गेम प्लान था। एक हमारी नॉलेज है, एक हमारी सोच है, एक सोच हमारे से बड़ों की है और एक सोच हमारे रब की है। हमारे रब की सोच और विजन से बढ़ के हम जैसों की कहाँ विजन हो सकती है? इट्स नॉट पॉसिबल। अब वो यसरब कहते थे, यसरब बीमारियों की अमाजगाह, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बस ये यसरब था, अब ये मदीना तय्यबा। तय्यबा मैंने सेहतमंद, खुशगवार आबो हवा, माहौल। तो मदीना को अज़मत मिल गई हजूर के कदम से कि मदीना क़यामत तक के लिए तैयबा बन गया। काबा को अज़मत मिल गई कि हजूर ने सजदा के लिए हमेशा के लिए उसे मुंतखब कर लिया। और इस ख़ित्ते को इज़्ज़त मिल गई कि हजूर इस ख़ित्ते में तशरीफ़ ले आए। फिर आगे देखिए कि जब हजूर तशरीफ़ लाए वहाँ पर, तो वहाँ पर आपने रियासत का क़याम किया। ये रब का प्रोग्राम था जिसकी तकमील थी। ये नहीं था कि मुसलमानों को तशद्दुद से बचाना था, ऐसा नहीं था। क्या बदर में थोड़ा मुकाबला हुआ था, कम ज़ख़म लगे थे, सहाबा शहीद नहीं हुए? क्या रोज़े की हालत में चंद तलवारों के साथ, चंद घोड़ों के साथ, चंद नेज़ों के साथ जंग करना, 1000 से ज़्यादा मुसल्ला फ़ौज के साथ, ये कम इम्तिहान था? फिर उसके बाद ओहद में क्या हुआ, फिर खंदक का मार्का आ गया, फिर तबूक का मार्का आ गया, बड़े बड़े मार्के आए। लेकिन नहीं, मैं ये कहता हूँ कि ये कहना कि वो उन तशद्दुद और जुल्म से, इम्तिहान से बचने के लिए उधर गए थे, ये उनकी किरदार की अज़मत को सही वाज़े नहीं करता। तो छोटी थी ना, स्कूल में थी, तो हमारी इस्लामिया टीचर ने इस तरह से हमें समझाया था। इसीलिए वही वाली बात होती है ना कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये चाइनीज़ विस्पर्स का। एक बात कही गई आपको, आपने सुनी, आपने उसे सुन के किसी और को कही, उसने फिर उसी बात को थोड़ा सा एडजस्ट करके आगे कहा। तो क्योंकि ये बात मैंने बचपन की सुनी थी और अक्सर जब वो स्कूल में आपको समझा रहे होते तो कहते उस वक्त बड़े जुल्म थे और बहुत मौज, तो उनको हिजरत करनी पड़ गई। तो ये वर्ड्स का चुनाव भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि सही हो। बड़ा अच्छा सवाल है और ये आज के नौजवानों के ज़हनों को साफ़ करने की ज़रूरत है। अब आप आ गया, ये जब रियासत मदीना का क़याम हुआ, अब रियासत मदीना को आप देख लें कि वो एक एग्जाम्पल है, वो टिल द एंड ऑफ टाइम सबके लिए। हम उसकी बेस देखते हैं, किस बेस पर रियासत मदीना को खड़ा किया गया। हमारे यहाँ फ़िक्री तौर पर इतना इंतशार है कि बग़ैर पढ़े, बग़ैर तहकीक के ये हम राय दे देते हैं, और सिर्फ हम ही नहीं, पूरी दुनिया में ये एक रिवाज बन गया है ये। अब आप देखिए कि इस्लामी रियासत जो रियासत मदीना थी, उसका क़याम मीसाक़ मदीना पर था, और मीसाक़ मदीना के सबसे ऊपर जो लिखा हुआ था वो ये था, ला इकराह फिद्दीन, कि दीन में कोई इकराह नहीं है। यहूद उसमें फ़रीक थे, अंसार थे, मुहाजिर थे और बाकी कबाइल थे, वो इसमें फ़रीक थे, लेकिन सरबराह ममलकत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें लिखा कि हर मज़हब वाले को उसकी मज़हब के मुताबिक आज़ादी होगी, तबलीग की, दावत की, इबादत की, और हर एक के इबादत खाने महफूज होंगे। आप देखिए इस्लाम की जो तबलीग है वो जिब्राइल आए थे, हदीस जिब्राइल है, उसमें जिब्राइल सवाल कर रहे हैं, अखबिरनी अनिल ईमान, अखबिरनी अनिल इस्लाम, अखबिरनी अनिल एहसान, अखबिरनी अनिल सा, सब मुझे बताइए, मुझे ये बताइए, मुझे ये बताइए। सवाल करते थे, ज़रूर जवाब देते, सवाल करते थे। सहाबा कराम बैठे थे, जब जिब्राइल चले गए तो मेरे आका ने पूछा, तुम्हें पता है कि ये कौन है? हज़रत उमर फ़ारूक से पूछा, उन्होंने रसूलुल्लाह, अल्लाह व रसूलु आलम, अल्लाह जाने उसका रसूल जाने। फरमाया हुआ जिब्रील अताकुम युअल्लिमुकुम दीनकुम, वो आया था तुम्हें दीन सिखाने। आका किस तरह? फरमाया वो सवाल करता था, मैं जवाब देता था। सवाल करने की इजाज़त दीजिए नौजवान नस्ल को, लेकिन अपने अंदर एक कैपेबिलिटी पैदा कीजिए, अपने अंदर कैपेसिटी पैदा कीजिए कि आप आज के इस दौर के मुताबिक कुरान सुन्नत की रोशनी में नौजवानों के ज़हनों को मुतमईन कर सकें। थैंक यू सो मच अल्लामा साहब। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सरवर भाई
आज आपसे हमारी बातचीत नहीं हुई, बट रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना है, पैगाम दे के फिर कलाम शुरू करें तो बहुत अच्छा लगेगा। जी बहुत शुक्रिया आपका। और ये बाबरकत महीना, इसको जिस You तरह से yourself are such a brilliant हमने- host yourself and scholar, तो आपसे एटलीस्ट कुछ अल्फाज सुने बगैर तो हम कलाम की बहुत तरफ नहीं। शुक्रिया। ये मुबारक महीना है और ख़ास तौर पे हिजरत के हवाले से हमने आज बात की है। और बुनियादी बात ये है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा को अपनाने की, उस पर अमल करने की हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए, और उसी से हमारी ज़िंदगी भी संवरेगी और उसी से हमारी आखिरत भी संवरेगी। वो मशअल राह होगा तो रोशनी दुनिया में भी होगी, कब्र में भी होगी और आखिरत में भी होगी। क्या बात है। फ़ज़ाएं गुनगुनाती हैं, मुबारक हो मुबारक हो। फ़ज़ाएं गुनगुनाती हैं, मुबारक हो मुबारक हो। हवाएं मुस्कुराती हैं, मुबारक हो मुबारक हो। घड़ी घर आने वाली आपकी पहली से बेहतर है। घड़ी घर आने वाली आपकी पहली से बेहतर है। सदाएं बस ये आती हैं, मुबारक हो मुबारक हो। हवाएं मुस्कुराती हैं, मुबारक हो मुबारक हो। खलीलुल्लाह ज़बीहुल्लाह की, मूसा ओ ईसा की दुआएं रंग लाती हैं, दुआएं रंग लाती हैं। मुबारक हो मुबारक हो। हवाएं मुस्कुराती हैं, मुबारक हो मुबारक हो। मुनादी है यही सरवर ज़मीनों आसमानों में। मुनादी है यही सरवर ज़मीनों आसमानों में। हवाएं दफ बजाती हैं, मुबारक हो मुबारक हो। फ़ज़ाएं गुनगुनाती हैं, मुबारक हो मुबारक हो। दुआएं रंग लाती हैं, मुबारक हो मुबारक हो। फ़ज़ाएं गुनगुनाती हैं, मुबारक हो मुबारक हो।